मेरी बहू को पदोन्नति मिली। उसने पूरे परिवार को घर में एक पारिवारिक समारोह के लिए बुलाया, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया। कुछ घंटों बाद मुझे उसका संदेश मिला। सासू माँ, कृपया फ्रिज में रखी चीजों को गर्म करना ना भूलें, बर्बाद मत करें। मैंने बस इतना ही जवाब दिया, ठीक है। फिर मैंने चुपचाप अपने सामान पैक किए और चली गई। उस रात जब वे हंसते खिलखिलाते और शराब पीकर लौटे, उन्होंने दरवाजा खोला और जो देखा वो उन्हें पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। रात के 9 बजे मेरा फोन रसोई की मेज पर वाइब्रेट हुआ। मैं वहां एक प्लेट में इंस्टेंट सूप के सामने बैठी थी, जिसे खाने का मन नहीं था। घर में फर्श के क्लीनर और अकेलेपन की गंध फैली हुई थी। मैंने पूरे दिन हर कोने को साफ किया, मेरे बेटे रोहित की शर्तें इस्त्री की और अपने पोते पोतियों के कपड़े व्यवस्थित किए। मेरे हाथ अभी भी क्लोरीन की गंध से भरे हुए थे। मैंने फोन उठाया, सोचते हुए कि शायद यह मेरा बेटा है, कह रहा है कि वे रास्ते में हैं और मेरे लिए उस मेज पर एक जगह है जहां वे जश्न मना रहे थे। लेकिन नहीं, यह वाणी का संदेश था। सासू माँ, कृपया फ्रिज में रखी चीजों को गर्म करना न भूलें, बर्बाद मत करें। मैंने उन शब्दों को एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ा। मेरे सीने में कुछ टूटने का एहसास हुआ, जैसे जब एक चीनी की प्याली गिरती है, लेकिन तब तक कोई आवाज नहीं होती जब तक वह टूट नहीं जाती। यह सिर्फ संदेश नहीं था, यह उसके स्वर में छिपी हुई व्यंग्य थी। यह जानना था कि जबकि मैं इस घर में अकेले खा रही थी, जिसे मैंने खरीदने में मदद की थी, वे रेस्टोरेंट स्वादिष्ट में वाइन के साथ जश्न मना रहे थे। वह जगह जहां का सबसे सस्ता पकवान 850 रुपए का था। मैंने इंस्टाग्राम खोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया। वहां तस्वीरें थीं। मेरा बेटा अपनी सफेद शर्ट में, जिसे मैंने सुबह इस्त्री किया था। वाणी एक तंग लाल ड्रेस में, जैसे वह दुनिया की मालिक हो। मेरे पोते पोतियां झींगे खाते हुए कैमरे पर मजेदार चेहरे बना रहे थे। मेरी ननद, मेरा जीजा, यहां तक कि वाणी की सास भी वहां थी। सब सिवाय मेरे। कैप्शन में लिखा था, मेरी रानी के पदोन्नति का जश्न मना रहे हैं 25 साल की उम्र में क्षेत्रीय प्रबंधक। उन महिलाओं के लिए जिंदाबाद जो रुकती नहीं है। 277 लाइक्स 20 मिनट में। मैंने ऐप बंद किया, फोन मेज पर छोड़ दिया और अपनी ठंडी हो रही सूप को देखा। और तभी कुछ अजीब हुआ। मैंने ना तो रोया, न चिल्लाया, न गनाना, न कुछ तोड़ा। एक ठंडी शांति ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, जैसे मेरे शरीर को कुछ पता था जो मेरे मन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने धीरे धीरे उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ी और अलमारी खोली, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, उस हंसते खिलखिलाते मेज पर बैठे लोगों को, कि मैं इस पल के लिए महीनों से तैयारी कर रही थी। और इस बार मैं उनकी चीजें गर्म नहीं करने वाली थी। इस बार मैं गायब हो जाऊंगी। और जब वे उस रात लौटेंगे, नशे में और घमंड से भरे हुए, तो जो वे उस दरवाजे के पीछे पाएंगे, उससे वे कांप उठेंगे। लेकिन आपको यह समझने के लिए कि मैंने यह निर्णय क्यों लिया, मुझे आपको बताना होगा कि मैं यहां कैसे पहुंची। एक 68 वर्षीय महिला, जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ दिया, उसे एक ऐसे नौकरानी की तरह व्यवहार किया गया जो वेतन नहीं पाती। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके पारिवारिक संबंधों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे आपको 3 साल पीछे ले जाना है, उस दिन पर जब मैंने सब कुछ खो दिया और जो कुछ मेरे पास था उसे सौंप दिया, ये नहीं जानकर कि मैं अपनी खुद की सजा पर हस्ताक्षर कर रही हूं। 3 साल और 4 महीने पहले मैंने अपने पति अर्जुन को खो दिया। पैंक्रियाटिक कैंसर। उसे 6 महीनों में छीन लिया, इतनी तेजी से कि मुझे अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला। मैं कोयला पट्टी में अपने घर में अकेली रह गई, उस घर में जिसमें हमने रोहित को पाला, जहां हमने हर जन्मदिन, हर क्रिसमस मनाया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद चुप्पी असहनीय हो गई। हर कोना उसकी अनुपस्थिति की चीख में था। 2 हफ्ते बाद रोहित मुझसे मिलने आया। उसने वाणी को अपनी बाहों में लिया और वह मुस्कान लाया जिसे मैंने बचपन से देखा था। वह मुस्कान जो वह तब इस्तेमाल करता था
जब वह मुझसे कुछ चाहता था। माँ, उसने कहा, जब हम रसोई में कॉफी पी रहे थे, वाणी और मैं घर की तलाश कर रहे हैं। हमें बच्चों के लिए कुछ बड़ा चाहिए, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। वाणी ने अपनी खूबसूरत कोरल रंग की नाखूनों के साथ अपनी कप में हाथ फेरते हुए सहमति जताई। जिस घर की हमें जरूरत है, उसका डाउन पेमेंट 680,000 रुपये है। हम 1 साल से बचत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास केवल आधा है। उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैंने पूछा, तुम्हें कितना चाहिए? रोहित ने नजरें झुका लीं। अगर तुम इस घर को बेच देती माँ, तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम अकेली नहीं रहोगी। बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और इस तरह हम सब जीतेंगे। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परफेक्ट होगा सासू माँ। आप बच्चों की देखभाल करेंगे। हम आपको असली परिवार की तरह देखेंगे। उस शब्द परिवार मैंने 3 हफ्ते बाद बिक्री के कागजात पर हस्ताक्षर किए। कोयला पट्टी का घर अपनी ऊंची छतों और 42 वर्षों की यादों के साथ 12,60,000 रुपये में बिक गया। मैंने रोहित को 680,000 रुपये दिए डाउन पेमेंट के लिए। बाकी मैंने एक बचत खाते में रखा, सोचते हुए कि यह मेरी सुरक्षा का गद्दा है। लेकिन मैंने जो नहीं किया, और यही चीज मुझे आज तक दुख पहुंचाती है, वह यह थी कि मैंने नए घर की दस्तावेजों में अपना नाम नहीं डाला। रोहित ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कि घर सबका है, कि क्यों प्रक्रिया को जटिल करना। और मैं बेवकूफ की तरह भरोसा कर लिया। घर सैटेलाइट नगर में एक गेटेड समुदाय में था। 3 बेडरूम, 2 बाथरूम। मेरे पास 2 कारों के लिए एक सुंदर, आधुनिक, ठंडी गैरेज है। पहले कुछ महीने ठीक थे। मैं सुबह 5 बजे उठता था, रोहित को पसंद का कॉफी बनाता, जो कड़ी होती थी और उसमें एक चुटकी दालचीनी होती। नाश्ता तैयार करता, अंडे और चने के साथ, या समोसे और मिठाई जैसे गुलाब जामुन। फिर मैं अपने पोते पोतियों, 9 साल के इमिलियानो और 6 साल की सोफिया को जगाता। उनके बाल संवारता, लंच तैयार करता और स्कूल के दरवाजे पर उन्हें विदाई देता। वाणी सुबह 7-10 बजे निकल जाती थी, हमेशा अपने कपड़ों और महंगे फ्रेंच परफ्यूम में बेहतरीन दिखती, जिसकी कीमत 2,400 रुपये थी। वह कभी मुझे देखे बिना निकल जाती थी। रोहित आधे घंटे बाद निकलता था। कभी कभी वह मेरे माथे पर एक चुंबन देता, कभी सिर्फ धन्यवाद कहकर चला जाता, बिना मेरी ओर देखे। मैं वहीं बर्तनों को धोता, कपड़े धोता, फर्श को पोंछता, जो हमेशा वाणी के लिए काफी साफ नहीं लगते थे, क्योंकि हर शाम जब वह लौटती, वह निरीक्षण करती। वह अलमारियों पर उंगली चलाकर धूल की तलाश करती। अगर फ्रिज में कुछ सही जगह पर नहीं होता, तो वह भौहें चुराती। वह बाथरूम की जांच करती जैसे वह स्वास्थ्य निरीक्षक हो। सासू माँ, शीशे पर धब्बे हैं। सासू माँ, इमिलियानो के कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं हुए। सासू माँ, आपने इतना डिटर्जेंट क्यों इस्तेमाल किया? ये महंगा है। कभी भी बीटरेज, कभी भी दादी बीटरेज, जैसे मेरी सहेलियां माँ मुझे बुलाती थीं। बस सासू माँ, जैसे ये एक पद था, नाम नहीं। बच्चे मुझसे प्यार करते थे, ये सच था। इमिलियानो स्कूल से लौटकर मुझे गले लगाता। सोफिया मेरी गोद में सो जाती जब मैं कहानियां पढ़ता। लेकिन जब भी वाणी हमें एक साथ देखती, उसका चेहरा कठोर हो जाता। एक दिन सोफिया ने मुझसे कहा, दादी, मैं तुम्हें मम्मी से ज्यादा प्यार करती हूँ, वाणी के सामने। उस रात मैंने उसके कमरे में चिल्लाने की आवाज सुनी, तुम्हारी माँ मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है रोहित। वह उन्हें हर चीज देती है, लाड प्यार करती है, उन्हें बेवकूफी की बातें सिखाती है। ये मेरी माँ है वाणी, उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी माँ या वह नौकरानी जो किराया नहीं देती? चुप्पी। मैंने इंतजार किया कि रोहित मेरी रक्षा करे, कुछ कहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और तभी मुझे पता चला कि मैंने एक अदृश्य सीमा पार कर ली थी। मैं अब वह सास नहीं थी जो मदद करती थी, मैं वह बोझ बन गई थी जिसे वे ढो रहे थे। महीनों बीते और अपमान और भी सूक्ष्म, लेकिन लगातार होते गए। वाणी पारिवारिक रात्रिभोज का आयोजन करती और मुझे अंतिम क्षण में बताना भूल जाती। उसकी सहेलियां आती और मुझे रोहित की मां के रूप में पेश करती, जो घर में मदद करती है। कभी परिवार का हिस्सा नहीं, मुझे तस्वीरों में शामिल करना बंद कर दिया गया।
क्रिसमस पर जब उन्होंने क्रिसमस के पेड़ के सामने पारिवारिक फोटो खिंचवाई, वाणी ने मुझसे कहा कि मैं इसे लूं। आपका हाथ बहुत स्थिर है। सासू माँ, मैं कैमरे के पीछे रह गई जबकि वे सब क्रिसमस पोस्टकार्ड की तरह मुस्कुरा रहे थे। वह तस्वीर बैठक में फ्रेम की गई। मैं इस घर में कहीं नहीं हूं, जैसे मैं एक भूत हूं। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं भी ऐसा महसूस करने लगी, अदृश्य, अनुपयोगी, जैसे मेरी एकमात्र कीमत घर को चलाना थी, जबकि वे अपनी परफेक्ट जिंदगी जी रहे थे। लेकिन ये 3 साल का संचित अपमान उस रात मार्च में होने वाले घटनाक्रम के मुकाबले कुछ नहीं था, जब मुझे रेफ्रिजरेटर के काम के बारे में वह संदेश मिला। क्योंकि उस रात मेरे अंदर कुछ जाग गया और अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। सब कुछ उस गुरुवार की सुबह से शुरू हुआ, जब वाणी सीढ़ियों से लगभग उड़ते हुए उतरी। उसने ग्रे पर्ल का सूट पहना हुआ था, जिसे वह महत्वपूर्ण बैठकों के लिए रखती थी, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सब कुछ रोशन कर रही थी। मैंने कर लिया, उसने चिल्लाया, जबकि रोहित उसके पीछे कनेक्टिंग टाई बांधते हुए उतरा। क्या हुआ मम्मी? सोफिया ने टेबल से पूछा। उसके मुंह में हॉट केक भरे हुए थे। मुझे पदोन्नति मिली मेरे प्यारे। आपकी मम्मी अब पूरे क्षेत्र की नई संचालन प्रबंधक हैं, कंपनी के इतिहास में सबसे युवा। रोहित ने उसे गले लगाया और उसे जमीन से ऊपर उठाया। मुझे पता था कि तुम करोगी। मुझे पता था कि यह पद तुम्हारा है। मैं यूंट पर खड़ा था और हॉट केक पलट रहा था। बधाई हो वाणी, मैंने ईमानदारी से कहा, क्योंकि चाहे चीजें कितनी भी तनावपूर्ण हो, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता था। उसने मुश्किल से मेरी ओर देखा। धन्यवाद सासू माँ। और वह रोहित के गले में लिपटी रही। हमें जश्न मनाना चाहिए, मेरे बेटे ने कहा, बड़े पैमाने पर, जैसे मेरी पत्नी के लिए जरूरी है। चलो स्वादिष्ट चलते हैं, वाणी ने चमकती आंखों के साथ सुझाव दिया। वह रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जो रिफॉर्मा के दृश्य को देखता है। जो भी हो, आज हम खर्च पर ध्यान नहीं देंगे। इमिलियानो ने स्कूल में जैसे हाथ उठाया। मैं भी आऊंगा, बिल्कुल चैंपियन। सारी परिवार। मेरा दिल थोड़ा उछला। सारी परिवार, इसका मतलब मुझे भी शामिल किया गया है ना? मैंने हॉट केक मेज पर रखे और अपने हाथों को एप्रन में पोंछा। कब तक बुक करूं? मैंने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। वाणी ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे अब भी समझ में आया हो कि मैं अभी भी वहां हूं। बुक करने के लिए क्या? परिवार के डिनर के लिए टेबल। एक असहज चुप्पी छा गई। रोहित ने क्लियर्स। वाणी ने उसे एक नजर से देखा, एक उन नजरों में जो बिना शब्दों के बात करती हैं। अरे नहीं, सासू माँ, वाणी ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। ये एक निजी डिनर है, आप जानते हैं। जोड़ा, बच्चे, मेरी माँ जो क्वेरेटारो से आ रही है। सीधी परिवार, सीधी परिवार। ये शब्द मेरे सीने में कांच के टुकड़े की तरह ढंस गए। समझ गया, मैंने कहा, और फिर से ऊंट पर लौट गया। हालांकि अब वहां कुछ पलटने के लिए नहीं था। इसके अलावा, वाणी ने कहा, जबकि उसने अपने टोस्ट पर मक्खन फैलाया, किसी को घर पर रहना चाहिए, है ना? हम नहीं कर सकते। रोहित ने कुछ नहीं कहा। मेरा बेटा, जिसे मैंने हर मुसीबत से बचाया, अब चुपचाप अपने प्लेट में देख रहा था। सब लोग सुबह 11 बजे चले गए। वाणी 3 बार कपड़े बदल चुकी थी। बच्चे रविवार की अपनी नई ड्रेस में उत्साहित थे। रोहित ने मेरे माथे पर एक त्वरित किस किया, इतना स्वाभाविक कि उसने मेरी आंखों में भी नहीं देखा। हमें मत देखो, उठो माँ, हम लेट हो रहे हैं। और वे चले गए। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, इतना भारी कि मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने कमरे में चक्कर लगाया, खाने के कमरे में, जहां की कांच की मेज मैं हर दिन साफ करती थी, और रसोई में, जहां मैं घंटों खाना बनाती थी, जिसे वे शायद ही कभी सराहते थे। सब कुछ साफ सुथरा था, सब कुछ व्यवस्थित था, और मैं पूरी तरह से अकेली थी। मैंने एक पैकेट में से इंस्टेंट सूप बनाया। मैंने रसोई की मेज पर बैठकर खाना शुरू किया। खाने के कमरे में नहीं। कर्मचारी खाने के कमरे में नहीं खाते, और मैं वहीं थी। अब कोई कर्मचारी नहीं,
लेकिन वह कर्मचारी जिसने बिना वेतन के काम करने के लिए 680,000 रुपए खर्च किए थे। रात के 7 बजे मैंने अपने फ़ोन को खोला। मुझे नहीं पता क्यों किया। शायद मुझे यह पुष्टि करनी थी कि जो मैं जानती थी, वह सही था। वहाँ वे थे, पहली फ़ोटो। वाणी अपने लाल कपड़े में चमकती हुई, हाथ में शैंपेन का गिलास। मेरे इस खास दिन में साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद। दूसरी फ़ोटो, मेरे पोते-पोतियाँ बड़े-बड़े प्लेट में पकौड़े और आलू के चिप्स के साथ। एमिलियानो की ठोड़ी पर सॉस था। सोफिया ने हाथों से जीत का इशारा किया। तीसरी फ़ोटो, पूरी मेज़। मैंने 9 लोगों को गिना। रोहित, वाणी, बच्चे, वाणी की माँ, उसकी बहन, उसके जीजा और 2 अनजान चेहरे। दोस्त, शायद 9 लोग जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, जाम उठा रहे थे और मैं यहाँ इंस्टेंट सूप खा रही थी। मैंने टिप्पणियाँ पढ़ी। पहले घंटे में 124। बधाई हो रानी, तुम इसे डिज़र्व करती हो। सफल महिलाओं के लिए जाम उठाएँ। कोई भी मुझसे नहीं पूछा। कोई भी नहीं जानता था कि मैं वहाँ नहीं थी, क्योंकि मैं तो बहुत समय पहले ही अदृश्य हो चुकी थी। मैंने ऐप ही बंद किया, अपना बर्तन धोया, मेज़ पोंछी और तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। वाणी का संदेश। सुमित्रा, कृपया फ्रिज में बचे खाने को गर्म करना ना भूलें। बर्बाद मत करें। ये शब्द पढ़कर मेरे अंदर कुछ मर गया, लेकिन साथ ही कुछ और जाग गया। मैंने फ्रिज खोला। वहाँ थे एक आधा खाया हुआ भुना हुआ चिकन, सोमवार का चावल, सब्जियां जो मैंने खरीदी और पकाई थीं, सब बचे हुए थे। यही था जो मुझे उनके अनुसार मिलना था, उनके अपमान का एक पैकेज। मैंने फ्रिज बंद किया, गहरी सांस ली और अपना जवाब लिखा। ठीक है, सिर्फ 2 अक्षर। लेकिन इन 2 अक्षरों में एक निर्णय था जो कई महीनों से मेरे मन में आकार ले रहा था। जब से वाणी ने मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करना शुरू किया, जब से रोहित ने मेरा बचाव करना बंद कर दिया, जब से मैंने समझा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस परिवार को दे दी जो अब मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानता था। मैं अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और सूटकेस निकाला, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, कि मैं पिछले 6 महीनों से इस पल के लिए तैयार कर रही थी। 6 महीने दस्तावेजों को छिपाते हुए, बातचीत रिकॉर्ड करते हुए, तस्वीरें लेते हुए, एक मामला बनाते हुए। क्योंकि यह अदृश्य सास, यह बिना वेतन की नौकरानी, यह 68 वर्षीय महिला जिसे उन्होंने रसोई के कपड़े की तरह ट्रीट किया, उसके पास घर के कागजात थे और उसने कभी भी उन्हें रोहित के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया था। ये घर कानूनी रूप से मेरा था, पूरी तरह से मेरा। और अब वे इसे सबसे खराब तरीके से जानने वाले थे। मैंने अलमारी से बड़ा सूटकेस निकाला, जो मैंने और अर्जुन ने अपने अंतिम ओक्साका यात्रा के लिए इस्तेमाल किया था। उस पर अभी भी होटल का टैग चिपका हुआ था। मैंने उसे बिस्तर पर रखा और अपनी कपड़े, जूते, अपने पति की तस्वीरें भरने लगी, जिन्हें मैंने दराज में रखा था। लेकिन पहले ब्लाउज मोड़ने से पहले मैं रुक गई, क्योंकि यह सिर्फ एक नखरे नहीं हो सकता। ये एक नाटकीय बाहर निकलने की कहानी नहीं हो सकती, जो मुझसे 1 सप्ताह बाद वापस लौटने की भीख मांगती। यह निश्चित, सोचा समझा सही होना था। मैंने अलमारी के अंत में जाकर उन जूतों के बॉक्स को हिलाया जो मैंने कभी नहीं पहने। उनके पीछे एक प्लास्टिक बैग में लिपटा मेरा पुराना सिलाई बॉक्स था, जिसे मेरी माँ ने मुझे शादी पर दिया था। मैंने उसे खोला और उसमें से वह निकाला, जो मैंने महीनों से छिपा कर रखा था। एक हार्ड बाउंड नोटबुक जिसमें धातु की स्पाइरल थी। इस नोटबुक में सब कुछ था। इस घर में मैंने जो भी पैसा लगाया, वह सब, हर रसीद, हर प्रमाण पत्र, मेरे जीवन के 3 साल दस्तावेजबद्ध किए गए थे। एक ऐसी महिला की कांपती लिखावट में, जो जानती थी कि उसे कभी इसकी आवश्यकता होगी। मैंने पन्ने धीरे धीरे पलटे। अगस्त 2022, घर की अग्रिम राशि 680,000 रुपए। सितंबर 2022, नया फ्रिज 28,900 रुपए। वॉशिंग मशीन और ड्रायर 24/500 रुपए। अक्टूबर 2022, लिविंग रूम का सेट, क्योंकि वाणी ने कहा था कि जो उनके अपार्टमेंट से लाए थे वो बहुत पुराना था। 32,000 रुपए। नवंबर 2022, पाइपलाइन की मरम्मत जो फट गई थी, 8,700 रुपए। सूची चलती रही। 56 इंच की स्क्रीन लिविंग रूम के लिए 22,000 रुपए। बेडरूम के लिए नए गद्दे 28,000।
मुख्य बाथरूम का नवीनीकरण जो वाणी चाहती थी। तुरंत 65,000 रुपए। और फिर मासिक खर्च थे, क्योंकि रोहित केवल 4,800 रुपए की मासिक किस्त चुका रहा था। यही उसकी तनख्वाह के बाद बचता था। लेकिन असली बंधक की राशि 14,000 रुपए मासिक थी। बाकी 9,200 रुपए कौन देता था? मैं। हर महीने, बिना किसी चूक के, 3 साल तक। अपनी विधवा पेंशन से, जो 16,000 रुपए थी, मैं 9,200 रुपए घर चलाने के लिए देती थी, जहां मैं काम करती थी। मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर हिसाब लगाया। प्रारंभिक किस्त और फर्नीचर 816 37 300 रुपए। बंधक में मासिक योगदान 36 महीने, एक्स 9,200 रुपए, 300 किस्सा खारिजी 200 रुपए। मरम्मत, सुधार और अतिरिक्त खर्च 159,500 रुपए। कुल निवेश 1,60,000 रुपए। लगभग वह सब कुछ जो मुझे कोयला पट्टी में अपने घर की बिक्री से मिला। सब कुछ जो अर्जुन और मैंने 42 साल की शादी में बनाया। एक ऐसे घर में लगाया जहां मुझे एक अजनबी से भी बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जो मुझे असली शक्ति देता था, वह सिलाई के बक्से के नीचे सुरक्षित था। मैंने हाथ डालकर एक पीला लिफाफा निकाला। अंदर घर के मूल दस्तावेज थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें खोला। वहां कागज पर साफ लिखा था, संपत्ति का पता सर्किट जुरिस्ट्स 847 सैटेलाइट नगर, नोएडा। मालिकाना हक बीट्रिज सोकोरो मेंडोजा, विधवा। मेरा नाम, सिर्फ मेरा नाम। जब हमने घर खरीदा तो नोटरी ने मुझे समझाया था कि चूंकि मैंने पूरी किस्त दी थी, इसलिए सबसे अच्छा यही था कि इसे पहले मेरे नाम पर रखा जाए। बाद में जब चाहें, आप हस्तांतरण कर सकते हैं मैडम, उन्होंने कहा। लेकिन इससे आप सुरक्षित रहेंगी अगर कुछ हो जाए। रोहित ने सहमति जताई। ऐसा करना बेहतर है मां, आपके लिए ज्यादा सुरक्षित है। और फिर कभी हमने हस्तांतरण नहीं किया। वह पहले कुछ महीनों में कभी कभी मुझसे कहता था, हमें नोटरी के पास जाना है मां, दस्तावेज बदलने के लिए। लेकिन हमेशा कुछ और जरूरी होता था। हम हमेशा इसे बात के लिए छोड़ देते थे, जब तक कि उसने इसे मांगना बंद नहीं किया। और मैंने जानबूझकर या अनजाने में कभी उसे याद नहीं दिलाया। अब मुझे समझ में आ गया था क्यों। मुझ में एक हिस्सा था, वह हिस्सा जिसने 42 साल की शादी जिया, जिसने अर्जुन के 12 घंटे काम करने के दौरान अकेले बेटे को पाला। उस हिस्से को सुरक्षा की जरूरत थी। वही हिस्सा मुझे बचा गया। मैंने दस्तावेज वापस लिफाफे में रखा, लेकिन इसे अभी भी सूटकेस में नहीं रखा। पहले मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, जो मैंने महीनों से सेव किया हुआ था। हेलो, एक युवा और पेशेवर आवाज ने जवाब दिया। मारियाना, मैं तुम्हारी ताई बीटरिज हूं। ताई? क्या आश्चर्य है। तुम कैसी हो? मारियाना मेरी भतीजी थी, मेरी छोटी बहन की बेटी, 28 साल की, 2 बच्चों की मां। हाल ही में एक तलाक से गुजरी जिसने उसे अदालतों में फेरोज बना दिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने कहा। यह बहुत जरूरी है। क्या तुम कल सुबह आ सकती हो? थोड़ी देर रुकने के बाद, ताई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज अजीब लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। 3 साल में पहली बार मैं ठीक हूं। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक कानूनी मामले में, अपने घर के बारे में। तुम्हारा घर? मैंने सोचा तुम रोहित और वाणी के साथ रह रही हो। बिल्कुल, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूं। मैंने सुना जैसे मारियाना ने कागज और कलम उठाई। मुझे सब कुछ बताओ। मैंने 15 मिनट में स्थिति समझाई। किस्त, दस्तावेज, भुगतान, अपमान, निर्माण के बारे में संदेश। जब मैंने खत्म किया तो मारियाना ने धीमे से सीटी बजाई। ताई, क्या तुम कह रही हो कि वह घर पूरी तरह से तुम्हारे नाम पर है और उन्हें यह नहीं पता? बिल्कुल। और तुम्हारे पास सब कुछ का सबूत है, हर रसीद, हर ट्रांसफर, सब कुछ। हे भगवान, मैंने सुना जैसे मारियाना अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी। ताई, ये कानूनी सोना है। तुम्हारे पास एक मजबूत, बेहद मजबूत मामला है। मैं क्या कर सकती हूँ? जो तुम चाहो। तुम उन्हें निकाल सकती हो। तुम उन्हें पिछली किराया मांग सकती हो। तुम घर बेच सकती हो। कानूनी रूप से वे तुम्हारे बिना अनुबंध के किराएदार हैं। उनके पास संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ रही है।
यह न तो खुशी की मुस्कान थी, न ही यह न्याय की मुस्कान थी। कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ। यहाँ तुम्हें इंतजार है ताई, और सभी कागजात, दस्तावेज, रसीदें सब कुछ ले आना। मैंने फोन काटा और गहरी सांस ली। फिर मैंने एक और नंबर डायल किया। हेलो। एक गहरी नींद में खुर्राट आवाज ने जवाब दिया। डॉन हेक्टोर, मैं बीट्रिस टॉरेस हूँ। माफ कीजिए कि इतनी रात को कॉल कर रही हूँ। डोना बेटी, क्या हुआ? ठीक है। डॉन हेक्टर मेरे गॉडफादर थे। 30 साल से नौटरी। उन्होंने अर्जुन का वसीयतनामा बनाया था और इस घर के दस्तावेजों को भी तैयार किया था। मुझे कल कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करने की जरूरत है, सैटेलाइट नगर के घर के बारे में। क्या कुछ हुआ? मान लो कि मैं अपने अधिकारों को लागू करने जा रही हूँ। मैंने सुना जैसे डॉन हेक्टोर अपनी कुर्सी में व्यवस्थित हो रहे थे। रोहित और उसकी पत्नी मुझे परेशान कर रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है? अरे डोना बेटी, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि घर का हस्तांतरण तब तक न करें जब तक आप सुनिश्चित ना हो। मुझे पता है गॉडफादर, और आप सही थे। इसलिए मैं आपको बुला रही हूँ। मुझे कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में सलाह चाहिए, और सब कुछ लाना। मैं वहां रहूंगा। मैंने फोन काटा और अंतिम नंबर डायल किया। यह सबसे कठिन था। बिटरिच, मेरी दोस्त लुपिता ने जवाब दिया। तुम इस समय जागती क्या कर रही हो? लुपिता और मैं 40 साल से एक दूसरे को जानती थी। हम कोयला पट्टी में पड़ोसी थी। हमारे बच्चे एक साथ बड़े हुए। उसने मुझसे 2 साल पहले विधवा हुई। लुपिता, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो कमरा है जिसे तुम किराए पर देने वाली थी? ऊपर वाला। हाँ। क्यों? क्या मैं कल आ सकती हूँ? चुप्पी। क्या हुआ दोस्त? और फिर पहली बार पूरी रात में मेरी आवाज टूट गई। मैं अब और नहीं कर सकती लुपिता। मैं अपने घर में अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। क्या तुम कल आ रही हो? लुपिता ने दृढ़ आवाज में कहा। हाँ। मौका जो भी हो, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैंने फोन रख दिया और फिर खुद को रोने की इजाजत दी। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। क्योंकि 3 साल की बेइज्जती के बाद मैं आखिरकार अपनी गरिमा वापस पाने जा रही थी। और वे सभी जो महंगे शराब के साथ जश्न मना रहे थे, जबकि मैं बचे हुए खाने पर गुजारा कर रही थी। उन्हें अब जीवन का सबसे कड़ा सबक सीखने वाला था। रात के 10-15 बज रहे थे। मेरे पास अभी भी समय था। परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो तस्वीरें आई थीं, उनके अनुसार वे मिठाई पर थे। एक चॉकलेट टॉवर जिसमें रास्पबेरी थी। हर प्लेट की कीमत 340 रुपए। मैंने अनुमान लगाया कि वे 12 बजे के बाद घर आएंगे, शायद 1 बजे। मेरे पास 3 घंटे थे, शायद 4, अगर वे जश्न मनाते रहे। मैं अपने कमरे में गई और सच में पैकिंग करने लगी, लेकिन अपनी सारी कपड़े नहीं, सिर्फ वही जो वास्तव में मेरा था। क्योंकि मैंने इन 3 सालों में एक महत्वपूर्ण चीज सीखी थी। उन्होंने मेरे सभी सामान को अपने सामान की तरह समझ लिया था। वो कंबल जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, वो चांदी की माला जो अर्जुन ने मुझसे टक्सको में खरीदी थी, मेरी शादी की तस्वीरें, वो किताबें जो मैंने सालों में इकट्ठा की थी, मेरा इटालियन कॉफी मेकर जो मैं कोयला पट्टी से लाई थी, हर वस्तु जो मैंने सूटकेस में डाली, मेरी पहचान का एक टुकड़ा थी। लेकिन पैक करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज थी। मैंने अपने बुरे से दराज को खोला और वहां से एक छोटी डिजिटल रिकॉर्डर निकाली, जिसे मैंने 6 महीने पहले बाजार से खरीदा था। इसकी कीमत 450 रुपये थी। ये सालों में की गई मेरी सबसे अच्छी निवेश थी। क्योंकि जब आप अदृश्य हो जाते हैं, लोग आपके सामने बात करते हैं जैसे आप मौजूद ही नहीं हैं। मैंने रिकॉर्डर को अपनी पुरानी लैपटॉप से जोड़ा और फाइलों को एक यूएसबी में कॉपी करना शुरू किया। फाइल 1, 15 अक्टूबर 2024। वाणी की आवाज अपने बहन से फोन पर। नहीं, सच में, ये जैसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई हो। वो सुबह जल्दी उठती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, और सबसे अच्छा ये है कि मुझे ना तो उसे भुगतान करना है और ना ही छुट्टी देनी है, क्योंकि वो परिवार है। रोहित कभी कभी खुद को दोषी महसूस करता है, लेकिन मैं उसे बताती हूँ कि वो यहाँ अकेले रहकर बेहतर है। उसकी हंसी, मैं उस हंसी को बखूबी याद कर सकती हूँ। फाइल 2, नवंबर 2024। वाणी और रोहित के बीच बातचीत।
मैं गलियारे की सफाई कर रही थी। तुम्हारी माँ बहुत तंग कर रही है रोहित। वो हर चीज पर अपनी राय देना चाहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ, सुपरमार्केट में क्या खरीदती हूँ। ये मेरी माँ है, वाणी। वो बस मदद करना चाहती है। मदद? वो तो बाधा बन रही है। और जब बच्चे उसे ज्यादा ध्यान देते हैं तो मेरा खून खौलता है। सोफिया ने मुझसे कहा कि दादी खाना मुझसे बेहतर बनाती है। क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वाणी, कृपया। नहीं रोहित, सच में। जब तुम्हारे पिता का निधन होगा तो एक अच्छी पेंशन छोड़ जाएंगे। उन्होंने अपनी भूमिका निभा ली। शायद अब उन्हें अपना खुद का स्थान ढूंढने का समय आ गया है। एक छोटा सा अपार्टमेंट या एक अच्छी वृद्धाश्रम। मैं उसे नहीं निकाल सकता। वो मेरी माँ है। तुम्हें उसे नहीं निकालना है। बस उसे यह सुझाव देना है कि उसका वहां रहना उसके खुद के भले के लिए बेहतर होगा। मेरे बेटे की चुप्पी। और फिर वह सोचूंगा। मैं सोचूंगा। मेरा बेटा, मेरा एकमात्र बेटा, वह सोचने वाला था। फाइल 3, 8 जनवरी 2025। वाणी अपनी सहेलियों के साथ लिविंग रूम में शराब पीते हुए, जबकि मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तुम नहीं जानते कितनी किस्मत वाली हूं। मेरी सास घर का सारा काम करती है और मैं अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। इसी कारण मैंने पदोन्नति प्राप्त की, क्योंकि मुझे घरेलू चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती। और क्या वो तुमसे कुछ लेती है? लेती? अगर वो यहां मुफ्त रह रही है तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा उसने अपना घर बेचा और पैसे रोहित को दे दिए। ये उसकी हमारे साथ रहने का तरीका है। और हंसी। कितनी समझदार हो तुम दोस्त। अब फायदा उठाओ। जब वह अभी भी काम कर सकती है, जब वह बहुत बूढ़ी हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? कुल 17 फाइलें थीं। 17 रिकॉर्डिंग की बातचीत जहां मुझे सामान की तरह समझा गया, जैसे एक उपयोगी वस्तु जिसे अंततः फेंक दिया जाएगा। मैंने सब कुछ यूएसबी में कॉपी किया और फिर ईमेल में एक और प्रति सुरक्षित रखी। फिर मैंने दराज से कुछ और निकाला। मेरा पुराना फोन, जो मैंने तब इस्तेमाल किया था जब रोहित ने मुझे एक नया दिया था, ताकि मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकूं। जो वो नहीं जानता था वो यह था कि मैंने पुराना फोन नहीं फेंका और उस फोन में मैंने तस्वीरें खींची थीं। वाणी द्वारा फेंके गए रसीदों की तस्वीरें, उनकी सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स, जहां उन्होंने घर, फर्नीचर, नवीनीकरण का दिखावा किया। हमेशा हैशटैग के साथ। मेरा घर, व्यक्तिगत उपलब्धियां। मेरा घर, मेरी उपलब्धियां। कभी हमारा घर, कभी परिवार का धन्यवाद नहीं। मैंने सभी तस्वीरें उसी यूएसबी में कॉपी की। अब 11:01 बज रहे थे। व्हाट्सएप दिखा रहा था कि वे अभी भी रेस्टोरेंट में हैं। अब वे कॉफी और कॉर्निक के साथ हैं। मेरे पास अभी भी समय था। मैंने चुपचाप सीढ़ियां उतरी। घर में अंधेरा था। केवल गलियारे की रोशनी जल रही थी। मैं लिविंग रूम से गुजरी। मैंने हर फर्नीचर के सामने रुककर देखा जो मैंने खरीदा था। 3 सीटर सोफा, 32, 11,000 रुपए। कांच की सेंटर टेबल, 8, 500 रुपए। लकड़ी की बुक शेल्फ जहां वाणी अपने सजावटी पौधे रखती थी, 12,000 रुपए। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले जाने वाली थी। यह मेरा तरीका नहीं था। मैं रात में चोर की तरह घर को खाली नहीं करने वाली थी। मैं सिर्फ वही ले जाने वाली थी जो मेरा था। मेरा, मेरी कपड़े, मेरी यादें, मेरी इज्जत और दस्तावेज, सब कुछ। मैंने फिर से बैग को बंद किया। यह काफी भारी था, लेकिन मैं इसे संभाल सकती थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई और एक कागज और पेन निकाला। मुझे उन्हें कुछ छोड़कर जाना था। मैं बिना किसी शब्द के बस नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं उन्हें यह खुशी भी नहीं देने वाली थी कि मैं उनसे गिड़गिड़ाऊं या समझाऊं। मैंने साफ सफेद अक्षरों में लिखा, रोहित, मैंने इस घर में 3 साल एक अदृश्य नौकरानी की तरह बिताए। मैंने खाना बनाया, सफाई की, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखा, बिल भरे और चुपचाप अपमान सहा। आज रात, जबकि वे वाणी की पदोन्नति का जश्न मना रहे थे और मुझे बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए कह रहे थे, मैंने एक फैसला किया। मैं इस परिवार की भूत नहीं रहने वाली। तुम्हारे डेस्क पर दस्तावेज मिलेंगे। इन्हें ध्यान से पढ़ना। हम जल्द ही वकीलों के साथ मिलेंगे। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहा, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं है कि मुझे कुचला जाए। माँ। मैंने पत्र को मोड़ा
और इसे उसके बिस्तर पर रख दिया। फिर मैंने मनीला लिफाफा निकाला जिसमें दस्तावेज थे। अंदर एक पीला नोट रखा। यह घर मेरे नाम पर है, हमेशा से रहा है, और मेरे द्वारा इसमें लगाए गए हर पैसे का सबूत है। तिलाशा और रीत 1000 रुपये ठीक। हम लॉटरी में मिलते हैं। मैंने लिफाफा रोहित के डेस्क पर रखा ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मैंने अपने फोन की जांच की। रात के 11:28 बजे आखिरी स्टोरी में दिख रहा था कि वे बिल मांग रहे थे। जाने का समय था। मैंने सावधानी से बैग नीचे उतारा। मेरी 68 साल की टांगें शिकायत कर रही थीं, लेकिन वे सह गईं। दरवाजे पर रुक गई। मैंने इस घर को एक अंतिम बार देखा, जिसे मैंने बनाने में मदद की। उन फर्शों को जिन्हें मैंने 1000 बार पोंछा, उन दीवारों को जो मैंने रंगी जब हम यहाँ आए थे, उस रसोई को जहां मैंने हजारों खाने बनाए जिनकी किसी ने सराहना नहीं की। मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे स्वतंत्रता का एहसास हुआ। मैंने दरवाजा ताले से बंद किया और 3 साल में पहली बार इसे अंदर से नहीं छोड़ा। मैंने इसे अपने साथ ले लिया। आखिरकार यह मेरा घर था। मैंने कोने से एक ओबर को बुलाया। चालक, लगभग 50 साल का एक आदमी, ने मेरे बैग को उठाने में मदद की। लंबी यात्रा, मैडम, उसने पूछा जब वह गाड़ी चालू कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। घर अंधेरे में दूर होता जा रहा था। नहीं, मैंने कहा, यह एक वापसी यात्रा है, खुद की ओर लौटना। जैसे जैसे गाड़ी सैटेलाइट नगर की सुनसान गलियों में बढ़ी, मैंने आने वाले दृश्य की कल्पना की। रोहित, वाणी, बच्चे सब घर में प्रवेश करते हुए, शराब के नशे में और हंसते हुए, लाइट्स जलाते हुए, मुझे बुलाते हुए, रात के खाने के बारे में बताते हुए कि उन्होंने कितना अद्भुत भोजन किया, और चुप्पी को पाते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए, भ्रमित होकर मेरे खाली कमरे का दरवाजा खोलते हुए, उनके कमरे में जाते हुए, लिफाफा देखते हुए, पत्र पढ़ते हुए और सब कुछ समझते हुए। मैंने गाड़ी के अंधकार में मुस्कुराया। इस रात वे एक ऐसे घर में लौटेंगे जिसे वे अपना समझते थे, और मैं पहली बार 3 साल में अपनी दोस्त लुपिता के घर में आराम से सोऊंगी, ये जानकर कि मैंने अंततः अपनी आवाज वापस पा ली है। कल कानूनी युद्ध शुरू होगा, लेकिन आज रात सिर्फ मेरे लिए है। ये जश्न मनाने के लिए कि अदृश्य नौकरानी जाग चुकी है और उसके पास दांत है। मैं वहां नहीं थी जब वे आए, लेकिन मुझे सब कुछ 3 दिन बाद एमिलियानो ने बताया, जब वह मुझे लुपिता के घर से रोते हुए लेने आया। मुझे वह रात फिर से बताने दो जैसे मेरे पोते ने मुझे बताया। उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह के 1:23 बजे थे जब रोहित की गाड़ी आवासीय क्षेत्र में घुसी। सुरक्षा चौकी ने उन्हें विदाई दी। गार्ड ने बाद में मुझे बताया कि वे जोर से हंसते हुए और म्यूजिक चलाते हुए आए। वाणी रोहित के कंधे पर झुकी हुई थी। उसने 3 गिलास रेड वाइन और 2 टकीला के शैंपेन के गिलास पी लिए थे, जिसके साथ उन्होंने अंत में टोस्ट किया। रोहित भी नशे में था। उसने 2 डबल व्हिस्की और कई बियरें पी रखी थीं। बच्चे पीछे की सीट पर सो रहे थे। उन्होंने गाड़ी पार्क की। वाणी लगभग गिर गई, अपने हील्स की वजह से हंसते हुए। रोहित ने उसे कमर से पकड़ लिया, खेलते हुए उसके गले पर किस करते हुए। क्षेत्रीय प्रबंधक, उसने फुसफुसाया। मेरी पत्नी प्रबंधक, और तुम साल के पति, उसने जवाब दिया, उसके हाथ पर लटकते हुए। वे पोर्च की सीढ़ियों पर चढ़े। रोहित ने अपनी जेब में चाबियां ढूंढी, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। शो, वाणी ने हंसी में कहा, अपनी मां को मत जगाओ, सोने दो, रोहित ने कहा। उसे रात भर घर का ख्याल रखने के बाद यह हक है। उन्होंने दरवाजा खोला। सब कुछ अंधेरा था। केवल ऊपर के हॉल में एक लाइट जल रही थी। हमेशा की तरह मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि वे ठोकर ना खाएं। मां, रोहित ने अंदर जाकर पुकारा। उसकी आवाज भारी लग रही थी। चुप्पी। वाणी ने लिविंग रूम की लाइट जलाई और तब उन्होंने देखा। लिविंग रूम अलग था। खाली नहीं था, लेकिन अलग। वहां से मेरा लाया हुआ पर्शियन गलीचा गायब था, जो मेरी मां ने 50 साल पहले तिहुआन टेपेक की यात्रा पर खरीदा था। सोफे के कढ़ाई वाले कुशन गायब थे, जिन्हें मैंने महीनों तक काढ़ा था। दीवारों पर मेरे चित्र, ओक्साका के दृश्य, जो अर्जुन ने मुझे हमारे सालगिरह पर दिए थे, गायब थे।
क्या? वाणी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने चीजें हटा दी। रोहित रसोई की ओर बढ़ा। लाइट जलाई और इटालियन कॉफी मेकर गायब था। मेरे द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी की चाय की कप भी नहीं थी। वह एप्रन जो हमेशा फ्रिज के पास लटकता था, गायब था। माँ, उसने जोर से पुकारा। तुम कहाँ हो? वे सीढ़ियों पर चढ़ गए। एमिलियानो ने मुझे बताया कि वहीं पर शराब का नशा उनके सिर से उतरने लगा। मेरा दरवाजा हल्का सा खुला था। रोहित ने उसे धक्का दिया। लाइट जलाई। बिस्तर बिछा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैं हमेशा छोड़ता था। लेकिन यह खाली था। अलमारी खुली थी, मेरी कपड़ों से खाली। केवल हुक बचे थे। टेबल पर मेरी किताबें, चश्मा और मेरी माला नहीं थी, जिसे मैं उस कमरे में कभी रहा ही नहीं। क्या बकवास है? वाणी ने उसके पीछे मर्मर किया। रोहित बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। मेरा टूथब्रश नहीं था, मेरी क्रीम, मेरा कंघा, मेरी सस्ती गुलाब की खुशबू, सब कुछ गायब। वह कमरे में लौटा और तभी उसने देखा उसका बिस्तर, उसकी तकिया पर एक मुड़ी हुई चिट्ठी। उसने इसे थरथराते हाथों से उठाया और इसे खोला। वाणी ने उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा। एमिलियानो ने कहा कि उसके पिता का चेहरा पढ़ते समय बदल गया। भ्रम से अविश्वास, अविश्वास से आतंक। क्या लिखा है? वाणी ने पूछा। वह चली गई, तुम्हारी माँ चली गई। लेकिन रोहित ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने टेबल पर मनीला लिफाफा देखा। उसने इसे बेढंगी अंगुलियों से खोला, दस्तावेज निकाले, घर की कागजात और उस पर लिखे नाम को देखा जो आधिकारिक नोटरी की लिखावट में था। नहीं, उसने फुसफुसाया। नहीं नहीं। क्या हुआ? वाणी ने कागजात छीन लिए। उसकी आंखें दस्तावेज पर दौड़ी। एक बार, दो बार, और फिर वह पीली पड़ गई। ये ये असली नहीं हो सकता। घर उसके नाम पर है, रोहित ने खामोश आवाज में कहा। सारा घर हमेशा उसके नाम पर था। लेकिन लेकिन तुमने डाउन पेमेंट किया था। तुमने मुझसे कहा था कि उसने डाउन पेमेंट किया था। रोहित बिस्तर पर बैठ गया। उसने कोयला पट्टी में अपना घर बेच दिया। 680,000 रुपए। मेरे पास कुछ नहीं था। सब कुछ उसने किया। वाणी ने पीले रंग की चिट्ठी को उठाया जो कागजात पर चिपकी हुई थी। 1350,000 रुपए ठीक। 1300। वाणी लड़खड़ाई। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारी माँ ने इस घर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और हमने कभी हस्तांतरण नहीं किया। हे भगवान! वाणी, हमने कभी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया। उसके बाद का खामोशी भरा पल सुनने में तकलीफदेह था। एमिलियानो ने मुझे बताया कि वह चीखों के साथ जागा। उसने आंखें मलते हुए सीढ़ियां उतरी और अपने माता पिता को बैठक में बहस करते हुए पाया। ठीक है, उसकी माँ चिल्ला रही थी, उसके पिता सिर हाथों में। यह नहीं हो सकता। वाणी पिंजरे में कैद जानवर की तरह इधर उधर चल रही थी। हम यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल। ये मेरा घर है, ये उसका घर है। रोहित ने मृतक आवाज में कहा। कानूनी रूप से यह हमेशा उसका घर रहा। तो क्या तुम उसे इसे देने के लिए मजबूर करोगे? यह तुम्हारी माँ है, क्या उसे यह करने की जिम्मेदारी नहीं है? रोहित ने नजर उठाई। उसकी आंखें लाल थीं जैसे हमारे लिए उसे सम्मान से पेश करने की जिम्मेदारी, उसे इस रात के खाने से बाहर न रखने की। वाणी चुप रह गई। हमने उसे अकेला छोड़ दिया, रोहित ने जारी रखा और उसकी आवाज टूट गई। अपने ही घर में हमने उसे बचे हुए खाने के साथ छोड़ दिया, जबकि हम 3,000 रुपए की शराब पर खर्च कर रहे थे। रोहित, तुमने उसे वह संदेश भेजा, वह बेशर्म संदेश जो रेफ्रिजरेटर के बचे खाने को गर्म करने के बारे में था। वाणी ने मुंह खोला, फिर बंद किया और भी पीली पड़ गई। मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। ये तो बस क्या, एक मजाक। उसे अपमानित करना तुम्हारे लिए मजेदार था। 3 साल में पहली बार मेरे बेटे ने मेरे सम्मान की रक्षा की, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। एमिलियानो सीढ़ियों पर रो रहा था, सब कुछ सुनते हुए। सोफिया जाग गई और अपनी दादी को बुलाने लगी। दादी कहाँ है? मुझे मेरी दादी चाहिए। रोहित ने मेरा नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 5-10 बार। मैंने उसके संपर्क को म्यूट कर दिया था। उसने संदेश भेजे। माँ, कृपया जवाब दो। माँ, मुझे बहुत खेद है, मुझे नहीं पता था। माँ, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? कृपया। माँ, कृपया।
ऐसा मत करो। किसी ने भी जवाब नहीं दिया क्योंकि उस समय मैं लुपिता के घर पर कैमोमाइल चाय पी रही थी, एक साफ कंबल में लिपटी हुई जो कपड़े के सॉफ्टनर की खुशबू दे रही थी। 3 साल में सबसे गहरी और शांत नींद में सो रही थी। वाणी ने उस रात एक अंतिम पत्र लिखा। चलो, कल एक वकील से बात करते हैं। हमें यकीन है कि हम उन कागजात को चुनौती दे सकते हैं। हम यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। यह हमें अधिकार देता है। अच्छे विश्वास की संपत्ति या कुछ ऐसा। रोहित ने उसे घृणा और निराशा की मिश्रित दृष्टि से देखा। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। उसके पास सब कुछ दस्तावेजित है, हर पैसा, हर रसीद। और इससे भी बुरी बात यह है कि उसने अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया। वह सही है। हमने उसे कचरे की तरह छी किया। मैंने तुम्हें उसे कचरे की तरह छी करने दिया। वह उठी और बच्चों के कमरे की ओर चली गई। एमिलियानो ने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसे गले लगाया। उस रात और रोया। वह रोया जैसे मैंने उसे पिछले बार तब देखा था जब दादा अर्जुन का निधन हुआ था। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने अपने 9 साल के बेटे से कहा। बेवकूफी के कारण दादी को खो दिया। उस रात कोई भी उस घर में नहीं सोया जिसे उन्होंने अपना समझा। वह घर जो हमेशा मेरा था। और जब वे मेरे सामान के खाली कमरों में घूम रहे थे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कैसे सब कुछ एक रात में ढह गया, मैं शांति में सो रही थी। क्योंकि कभी-कभी चुप्पी सबसे शक्तिशाली चीख होती है और कभी-कभी गायब होना ही एकमात्र तरीका है जिससे तुम्हें आखिरकार देखा जा सके। मैं लुपिता के घर पर सुबह 7 बजे जागी। खिड़की से प्राकृतिक रोशनी आ रही थी। बाहर पक्षी गा रहे थे। रसोई से ताजा बने कॉफी की खुशबू आ रही थी। 3 साल हो गए थे जब मैंने बिना पेट में गांठ के जागा। मैंने बिस्तर पर खींचा। नीचे कोई मुझे नाश्ता देने के लिए नहीं था। कोई यह नहीं देखेगा कि मैंने बाथरूम अच्छे से साफ किया है या नहीं। कोई मुझे सुझावों के बहाने आदेश नहीं देगा। मैं स्वतंत्र थी। मेरे फोन में 32 नोटिफिकेशन थे। रोहित के 30 मिस्ड कॉल, वाणी के 4 व्हाट्सएप संदेश, 2 अनजान नंबर से। मेरे ख्याल से ये रिश्तेदार हैं जो पहले से ही इस स्कैंडल के बारे में जान चुके हैं। मैंने कोई भी संदेश नहीं खोला। इसके बजाय मैंने फेसबुक खोला, वो सोशल मीडिया जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन पुराने संपर्कों से भरा हुआ था। पढ़ाई के क्लब की दोस्त, कोयला पट्टी की पड़ोसनें, दूर की चचेरी बहनें, स्कूल की सहेलियां जिन्हें मैंने सालों पहले पाया था, और 433 दोस्त जो मेरी पोस्ट पर कभी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पोस्ट करती थी। आज मैंने कांपते हाथों से लिखा। 3 सालों तक एक ऐसे परिवार का ध्यान रखते हुए जिसने मुझे अदृश्य बना दिया, मैंने सीखा कि आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, यह जीवित रहने की जरूरत है। मैंने पोस्ट किया और ऐप बंद कर दिया। नीचे नाश्ते के लिए गई। लुपिता ने मुझे हरी चिल्लाक्वेस, तले हुए बीन्स और दाल चीनी वाली ओला कॉफी के साथ इंतजार किया। मेरा पसंदीदा नाश्ता। कैसा सोई? उसने मुझसे पूछा, संतरे का जूस देते हुए, जैसे कि सालों में मैंने इतनी अच्छी नींद नहीं ली। और अब क्या आगे? मैंने चिल्लाक्वेस का एक टुकड़ा काटते हुए कहा। अब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। 8:30 बजे मैं मारियाना के ऑफिस में थी। मेरी भतीजी ने मुझे एक मजबूत गले लगाने के साथ स्वागत किया और मुझे कॉफी दी। आंटी, आप एक किंवदंती हैं। कल रात मैं आपके मामले के बारे में सोचते सोचते सो नहीं पाई। सब कुछ लाई। मैंने अपने बैग से एक मैनिला लिफाफा निकाला जिसमें सभी दस्तावेज थे, रसीदों की नोटबुक, रिकॉर्डिंग वाली यूएसबी और पुराने फोन की तस्वीरें। मारियाना ने सब कुछ अपने डेस्क पर रख दिया जैसे एक जासूस एक केस तैयार कर रही हो। ये है आंटी, ये बेहतरीन है। आपके पास बेहतरीन दस्तावेज हैं। उसने हर कागज को चमकती आंखों से देखा। आपके नाम पर लिखी हुई जमीन, भुगतान के सबूत, बैंक ट्रांसफर, यहां तक की रिकॉर्डिंग भी। उसने यूएसबी को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और कुछ रिकॉर्डिंग के अंश सुने। उसका चेहरा पेशेवर से नाराजगी में बदल गया, जैसे एक मुफ्त नौकरानी। जब बूढ़ी औरत मर जाएगी तब उसने अपना काम पूरा कर लिया है। मारियाना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंटी, इसके साथ हम जो चाहें कर सकते हैं। तत्काल बेदखली,
बकाया किराए की वसूली, मानसिक क्षति का मुआवजा। मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और हम करेंगे। मुझे चाहिए, मैंने धीरे से कहा, कि वे समझें कि उन्होंने क्या खोया है, कि वे महसूस करें जो मैंने महसूस किया, और यह सीखें कि प्यार मुफ्त नहीं होता जब आप इसे दास्ता के साथ भ्रमित करते हैं। मारियाना ने सहमति में सिर हिलाया। तो चलो, हम उन्हें एक ऐसा सबक देंगे जिसे वे नहीं भूलेंगे। हम 3 घंटे तक रणनीति तैयार करते रहे। वकीलों के पत्र, समन, संपत्ति का मूल्यांकन और बकाया किराए की गणना, जो क्षेत्र के व्यावसायिक मूल्य पर आधारित थी। सुबह 11 बजे मारियाना ने पहला आधिकारिक दस्तावेज भेजा, कानूनी समन। श्रीमती सुमित्रा देवी, कानूनी मालिक, जो कि सर्किट जूरिस्ट 847 नोएडा में स्थित है, श्री रोहित टॉरेस और श्रीमती वाणी टॉरेस से निवेदन करती हैं कि वे सोमवार 18 मार्च को सुबह 10:08 बजे नोटरी कार्यालय में उपस्थित हों, ताकि संपत्ति और कब्जे के मामलों पर चर्चा की जा सके। उपस्थित होना अनिवार्य है। कृपया आधिकारिक पहचान पत्र लाए। ईमेल सुबह 11:47 बजे भेजा गया। इस बीच मेरा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। अंततः दोपहर 12 बजे मैंने रोहित के संदेशों की जांच की। माँ, कृपया, हमें बात करनी है। ये एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि घर आपके नाम पर है। मेरा इरादा कभी भी आपके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल होने का नहीं था। बच्चे आपसे पूछ रहे हैं। एमिलियानो रो रहा है। सोफिया नहीं समझती कि क्या हुआ। माँ, आप मेरी माँ हैं। हम ऐसा खत्म नहीं कर सकते, वाणी ने कहा। सुमित्रा जी, मुझे लगता है कि यह सब कुछ समुचित तरीके से हो रहा है। यदि आपको कल रात का संदेश बुरा लगा, तो मैं माफी मांगती हूँ। यह एक गलतफहमी थी। रोहित बहुत बुरा महसूस कर रहा है। बच्चे भी। कृपया दोबारा सोचें। क्या हम वयस्कों की तरह बात नहीं कर सकते? मैंने सास के टोन में बदलाव नोट किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने फेसबुक खोला। मेरी पोस्ट को 243 प्रतिक्रियाएं मिली, इनाने टिप्पणियां। मैंने पढ़ना शुरू किया। सुमित्रा, मुझे नहीं पता था कि आप इस स्थिति से गुजर रही हैं। मैंने हमेशा आपको एक मजबूत महिला के रूप में देखा। मुझे खुशी है कि आपने अपनी आवाज वापस पा ली। रोजा, मेरी कोयला पट्टी की पड़ोसी। दोस्त, मैं 2 सालों से अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रह रही हूं। मैं इससे बहुत जुड़ती हूं। आपने मुझे रुला दिया। धन्यवाद। पैट्रिशिया, पढ़ाई के क्लब से। मेरी माँ ने भी ऐसा ही अनुभव किया। वह तनाव के कारण अस्पताल में गई। काश मुझे आपका साहस होता। यह मुझे गहराई तक छू गया। सभी बड़ी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, न कि टुकड़े। दुआ, गुड़ालू पे, बचपन की दोस्त। और इस तरह से टिप्पणियां आती रहीं। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जो अपने बच्चों के साथ रहकर बिना वेतन के देखभाल करने वाली थीं, जो अपनी घरों, अपनी बचत और अपनी गरिमा को खो चुकी थीं। मेरी छोटी सी पोस्ट एक मौन आवाजों के लिए एक आश्रय बन गई। दोपहर 3 बजे मेरी बहन ने फोन किया। सुमित्रा, क्या हो रहा है? रोहित ने मुझे रोते हुए फोन किया। वह कह रहा है कि आप घर छोड़कर चली गई। मैं अपने घर से चली गई, जहां मैं एक घरेलू नौकरानी की तरह रह रही थी। लेकिन वह आपका बेटा है। वह परिवार है। परिवार कभी अपमानित नहीं करता। परिवार आपको अदृश्य नहीं बनाता। परिवार आपको ऐसे संदेश नहीं भेजता जब वे आपके बिना जश्न मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ चुप्पी। यही उन्होंने किया। मैंने सब कुछ बताया, पिछले 3 सालों का हर एक विवरण। जब मैंने समाप्त किया, मेरी बहन रो रही थी। मुझे माफ करना, उसने कहा। मैंने सोचा कि आप वहां ठीक हैं। मैंने सोचा कि यह एक अच्छा समझौता है। सबने यही सोचा क्योंकि मैं मुस्कुराती थी और शिकायत नहीं करती थी। लेकिन मुस्कुराना खुशी का मतलब नहीं है। शाम 5 बजे मेरे साले ने, कंसुलो के पति ने, रोहित को फोन किया। उसने जवाब नहीं दिया। उसने एक संदेश छोड़ा जो रोहित बाद में मुझे दिखाया। भतीजे, आपने एक बड़ा गलती की है। आपकी माँ एक सम्मानित महिला है। तुमने उसे रसोई के कपड़े की तरह ची किया। अब इसके परिणाम भुगतो और सबक सीखो। दरारें दिखने लगी थीं। परिवार, जो हमेशा मानता है कि बच्चे सही होते हैं, अब सवाल उठाने लगे थे। रात के 7 बजे रुपिता का फोन बजा।
यह मेरी पुरानी घर की पड़ोसी दुआना बेटी थी। उसने बस यह बताना था कि हमारे मोहल्ले में सबको पता है कि क्या हुआ और तुम पूरी तरह सही हो। मैं उसे रोज देखती थी, कचरा निकालते हुए, उनकी गाड़ी धोते हुए और सब्जी मंडी जाते हुए। लेकिन उन्होंने कभी धन्यवाद नहीं कहा। उन्हें यह कैसे पता चला? वाणी आज दोपहर को दुकान पर कुछ खरीदने गई थी। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं और जब दुआना कार्मेला ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह फट पड़ी। उसने तुम पर सब कुछ का आरोप लगाया। कहा कि वह एक कृतज्ञ है कि उसने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया, कि वह स्वार्थी है। मुझे लगा जैसे खून उबाल रहा है। और पड़ोसियों ने क्या कहा? वह महिला हंस दी। दुआना कार्मेला ने कहा कि तुम घर की मालिक हो और तुम्हें जब चाहो जाने का पूरा अधिकार है। उसने कहा कि वह भी वहीं करती और बाकी महिलाओं ने भी उससे बुरी बातें कहीं। वाणी दौड़ते हुए घर आई। 3 साल में पहली बार पड़ोसियों ने, जिन्होंने मेरे दुख को चुपचाप देखा था, अपनी आवाज उठाई। उस रात सोने से पहले मैंने फिर से फेसबुक चेक किया। मेरी पोस्ट पर 420 प्रतिक्रियाएं, 300 ड्यूअर टिप्पणियां और कुछ और थीं। 23 महिलाओं ने मुझे निजी संदेश भेजकर अपनी कहानियां सुनाई। सुमित्रा के बारे में, जो एक बार फिर से अपनी आवाज पाने के लिए तैयार हो रही थी। एक ने लिखा, तुम्हारे लिए धन्यवाद। तुमने मुझे अपनी बेटी के घर से जाने की हिम्मत दी। कल मैं एक फ्लैट देखने जाऊंगी। दूसरी ने कहा, मैं पिछले 5 सालों से अपने पोते पोतियों की देखभाल कर रही हूं, जबकि मेरी बहू मौज कर रही है। तुम्हारी कहानी पढ़कर कल मैं उसे बताऊंगी कि वह मुझ पर और नहीं चल सकती। मेरी कहानी, मेरा दर्द, मेरा चुप्पी टूटना अन्य महिलाओं को अपनी आवाज वापस पाने के लिए ताकत दे रहा था। और यह किसी भी घर या संपत्ति या पैसे से ज्यादा मेरे दिल को भर रहा था, क्योंकि यह पता चला कि मेरी प्रतिशोध सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि सामूहिक थी। रोहित ने रात 11 बजे मुझे लिखा, माँ, हमें वकील का सम्मन मिला है। कृपया ऐसा मत करो। हम परिवार हैं। 48 घंटों में पहली बार मैंने जवाब दिया। परिवार वह है जो सम्मान से बनता है, बेटे, खून और जिम्मेदारियों से नहीं। सोमवार को नोटरी में मिलते हैं। और मैंने फोन बंद कर दिया, क्योंकि तूफान बस शुरू हो रहा था और मैं सालों में पहली बार बिजली की तरह चमक रही थी। रविवार मेरे जीवन का सबसे लंबा दिन था। रोहित सुबह 9 बजे लुपिता के घर आया। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया जब तक मेरी दोस्त ने दरवाजा नहीं खोला। मैं उसे नहीं देख सकती, लुपिता ने दृढ़ आवाज में कहा, दरवाजा रोकते हुए। यह मेरी माँ है, कृपया। यह एक महिला है जो 3 साल की शोषण के बाद आखिरकार आराम कर रही है और मैं उसे परेशान नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने ऊपर से आवाजें सुनी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। रोहित बहुत बुरा लग रहा था। गहरे काले घेरे, बिना शेव किए दाढ़ी, वही क्रीजदार कमीज जो उसने शुक्रवार को पहनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 दिनों में 10 साल बूढ़ा हो गया है। माँ, उसकी आवाज मुझसे मिलते ही टूट गई। रोहित, कृपया, हमें बात करनी है। लुपिता ने मुझे देखा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, उसे अंदर आने दो। हम लुपिता के छोटे से कमरे में बैठे। वह एक चुपचाप रक्षक की तरह पास खड़ी रही। रोहित नहीं जानता था कि कहां से शुरू करे। उसने अपने बालों में हाथ फिराया, अपने होंठ चबाए। आखिरकार उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि घर तुम्हारे नाम पर है। मुझे पता है। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वह सवाल। मैंने कहा था, रोहित, पहले कुछ महीनों में मैंने हर 2 हफ्ते में तुम्हें याद दिलाया। बेटा, हमें नोटरी के पास जाकर हस्तांतरण करना है। याद है तुम क्या जवाब देते थे? उसने निगाहें झुका लीं। फिर माँ, अब हम स्थानांतरण में बहुत व्यस्त हैं। अगले हफ्ते। माँ, कोई जल्दी नहीं है माँ। कुल मिलाकर तुम परिवार हो। मैं और फिर तुमने जवाब देना बंद कर दिया और मैंने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे एक हिस्से ने, वह बुद्धिमान हिस्सा जिसने 42 साल की शादी में जीते हुए देखा, जानता था कि मुझे उस सुरक्षा की जरूरत होगी। सुरक्षा खुद से, अपने बेटे से, स्थिति से। मैंने ठीक किया, मुझ में जो बदल गया, एक घरेलू कामदार बनने से। रोहित ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसा महसूस करो।
लेकिन मैं हर दिन 3 साल तक ऐसा ही महसूस करती रही। वाणी, वह कभी-कभी कठोर होती है, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं है। रोहित, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ ने उस घर में कितनी निवेश की है? उसने निगल लिया। कागजों में लिखा है आलिया सेन 60,000 रुपए। सही। क्या तुम जानते हो कि यह पैसा कहाँ से आया? कोयला पट्टी के घर की बिक्री से। उस घर की बिक्री से जहां तुम्हारे पिता और मैंने 42 साल बिताए, जहां हमने तुम्हें पाला, जहां तुम्हारे पिता मेरी गोद में मरे। मेरी आवाज टूट गई। मैंने अपनी यादें बेच दी, रोहित। मैंने तुम्हारे पिता का आखिरी टुकड़ा बेच दिया, और मैंने यह तो तुम्हारे लिए किया। रोहित रोने लगा। मोटी आंसू उसके हाथों पर गिरने लगी। माँ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मासिक किस्त कितनी थी? और था 800 रुपए। और क्या तुम जानते हो कि असली बंधक की मासिक किस्त कितनी थी? चुप्पी। 14,000 रुपए। मैं हर महीने अपनी पेंशन से 9,200 रुपए जोड़ती थी। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? उसने उलझन में नजरें उठाई। मतलब ये है कि अपनी हिस्सेदारी का भुगतान करने के बाद मकान में मेरे पास हर महीने अपने सभी खर्चों के लिए ऐसा 800 रुपए बचे थे। कपड़े, दवाई, परिवहन, कोई भी व्यक्तिगत चीज। 800 रुपए। जबकि वाणी एक ही बोतल वाइन पर 3,000 रुपए खर्च कर रही थी। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, उसे नहीं पता था। तुम नहीं जानती थी क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुमने यह मान लिया कि मैं ठीक हूं, कि मैं खुश हूं, कि तुम्हारे बच्चों की देखभाल करना और घर साफ करना मेरे लिए पर्याप्त है। माँ, मैं उठी और अपनी बैग से एक हार्ड कवर नोटबुक निकाली। उसे कॉफी टेबल पर रखा। इसे खोलो। कांपते हाथों से रोहित ने नोटबुक खोली और एक पन्ने से दूसरे पन्ने तक चिपके हुए रसीदें, ट्रांसफर के प्रमाण। मेरी लिखावट में नोट्स पढ़ने लगा। फ्रिज 18,900, वॉशिंग मशीन और ड्रायर 24,500, पूरा सोफा सेट 2,000, मुख्य बाथरूम 65,000, टीवी 22,000। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा रंगहीन होता गया। भगवान, पढ़ते रहो। वह अंतिम पन्नों पर पहुंचा। मासिक गणनाएं, 36 महीनों का योगदान, कुल मिलाकर 13,000 रुपए। उसने फुसफुसाया। और यह, मैंने ठंडे स्वर में जोड़ा, 3 बार की रोज की खाना बनाने की, सफाई, तुम्हारे बच्चों की देखभाल, कपड़े धोना, इस्त्री करना। अगर हम इस सारे काम का मूल्य घरेलू कामवाली की दर पर लगाते हैं तो ये और करीब 4,000 रुपए बनता है। रोहित ने नोटबुक बंद कर दी। वह कांप रहा था। मेरे पास 13,000 रुपए चुकाने के लिए नहीं है। मुझे पता है। मेरे पास 2,000 रुपए की बचत भी नहीं है। यह भी मुझे पता है। तो तुम क्या चाहते हो? घर? क्या तुम हमें सड़क पर निकालने वाले हो? और यही था 1 लाख का सवाल। मैंने गहरी सांस ली। मैं चाहती हूं, मैंने धीरे से कहा, कि तुम समझो कि तुमने क्या खोया है। ये सिर्फ एक घर नहीं था। ये सिर्फ फर्नीचर या पैसे नहीं थे। तुमने अपनी माँ को खो दिया। तुमने मुझे खो दिया। मैंने तुम्हें नहीं खोया। तुम यहां हो। आखिरी बार तुमने मुझसे कब पूछा कि मैं कैसे हूं? मैंने कैसे सोया? क्या मेरी पीठ में सफाई के कारण दर्द होता है? क्या मैं तुम्हारे पिता को याद करती हूँ? क्या मैं अकेली महसूस करती हूँ? खामोशी। आखिरी बार तुमने मुझे कब गले लगाया जब यह तात्कालिक नहीं था? कब तुम मेरे साथ बैठकर चाय पीने आए? कब तुमने मेरी आंखों में सच में देखा? और खामोशी। मैं एक सेवा बन गई, रोहित। तुम्हारी माँ नहीं। और तुमने इसे होने दिया। मुझे खेद है बेटा। मुझे बहुत खेद है, मुझे पता है। लेकिन मुझे खेद है। ये 3 साल मेरी जिंदगी को वापस नहीं लौटाता। ये मेरी गरिमा को वापस नहीं लौटाता। तब मैंने अपनी जेब से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे नोटबुक के पास रख दिया। ये क्या है? उसने आंसू पहुंचते हुए पूछा। जब तुम घर पहुंचो तो इसे सुनना, लेकिन अकेले। वाणी वहां मौजूद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे एक साथ सुनते हो तो तुम आज रात तलाक लेने पर मजबूर हो जाओगे। और हालांकि तुम्हारी पत्नी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, तुम्हारे बच्चे एक टूटे घर के लायक नहीं हैं। रोहित ने यूएसबी ड्राइव को ऐसे पकड़ा जैसे वह बम हो। मां, इसमें क्या है? सच। 17 रिकॉर्डिंग है जहां वाणी मेरी बातें करती है जब उसे लगता है कि मैं नहीं सुन रही हूं। जहां वह मेरे साथ छुटकारा पाने की योजना बनाती है। जहां वह अपनी सहेलियों के साथ मेरा मजाक उड़ाती है।
मैंने देखा कैसे उसका चेहरा बिगड़ गया। इसे पूरा सुनो और फिर तय करो कि तुम कल मुझे नॉटरी के पास अपने पत्नी के साथ मिलना चाहते हो या पहले हम दोनों बात करना चाहेंगे। वह थोड़ी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने यूएसबी ड्राइव और नोटबुक उठा ली। माँ, सोमवार को सुबह 10 बजे, रोहित, नॉटरी साइलेंस के ऑफिस में। तुम तय करो कि कौन साथ आएगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर रुक गया। क्या मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ, मैंने कहा। तुम सीख सकती हो, तुम बदल सकती हो और तुम अपने बच्चों को सिखा सकती हो कि बड़े लोग फर्नीचर नहीं होते हैं, कि तुम्हारी माँ एक नौकरानी नहीं थी, कि परिवार में प्यार और सम्मान वैकल्पिक नहीं होते। उसने और कुछ नहीं कहा और चला गया। लुपिता मेरे पास बैठ गई और उसने मुझे गले लगाया, जबकि मैं रो रही थी। क्या तुमने सही किया? उसने हल्के से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो जरूरी था वो किया। उस दोपहर एमिलियानो अकेला लुपिता के घर आया। दरवाजा खटखटाया और जब मैंने खोला तो वो मेरे गले में गिर पड़ा, रोते हुए। दादी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने उसे कसकर गले लगाया, उसके बालों की खुशबू को महसूस करते हुए। मेरा पोता, मेरा प्यारा पोता, जिसे किसी चीज की गलती नहीं थी। मैं भी तुम्हें याद करती हूँ, मेरे प्यारे। तुम क्यों गए? मैं उसकी ऊंचाई पर झुकी, क्योंकि कभी कभी जब कोई तुम्हारे साथ बहुत समय तक बुरा व्यवहार करता है तो तुम्हें दूर जाना पड़ता है, ताकि उन्हें याद दिला सको कि तुम महत्वपूर्ण हो। लेकिन हमने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मुझे पता है मेरे प्यारे, तुम लोग मुझे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे अच्छे से व्यवहार करना भूल गए। पापा बहुत दुखी हैं और माँ लगातार रो रही हैं। मुझे पता है। क्या तुम वापस आओगी? मैंने उसकी आंखों में देखा। 9 साल की आंखें जो भ्रम और मासूमियत से भरी थीं। मुझे नहीं पता एमिलियानो, लेकिन मैं जो जानती हूं वह यह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम समझते हो? उसने अपने स्वेटर की मुड़ी हुई बाहों से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हम 2 घंटे साथ रहे, बिस्कुट खाए, एक कहानी पढ़ी। हम पहले की तरह डोमिनोज खेले। जब रोहित उसे लेने आया तो मेरे बेटे का चेहरा बर्बाद था। क्या तुमने सुना? मैंने दरवाजे से पूछा। उसने चुपचाप सिर हिलाया, सब कुछ फिर से सहमति में। तो कल मिलते हैं। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सकी, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन सब कुछ तय होगा। क्योंकि कल उस नॉटरी के ऑफिस में यह तय होगा कि एक घर का भविष्य ही नहीं, यह तय होगा कि एक टूटी हुई परिवार ठीक हो सकता है, या कुछ दरारें ठीक होने के लिए बहुत गहरी हैं। सोमवार को सुबह 9:30 बजे मैं नॉटरी साइलेंस के ऑफिस पहुंची। मरियाना मेरे साथ उसका चमड़े का पोर्टफोलियो था, जिसमें दस्तावेज भरे हुए थे। वह किसी फिल्म की वकील जैसी लग रही थी। काले रंग का सूट, ऊंची एड़ी के जूते और बाल एक परफेक्ट बन में बंधे हुए। तैयार हो आंटी? उसने पूछा जब हम कोयला पट्टी के उस ऐतिहासिक इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तैयार हूं। डॉन हेक्टर ने हमें अपनी ऊंची छत वाली कार्यालय में स्वागत किया, जिसमें पुराने महोगनी के फर्नीचर थे। वहां पुरानी किताबों और कॉफी की महक थी। डोना बेतरिज ने मुझे एक पैटर्नल गले लगाया। मुझे खेद है कि चीजें यहां तक पहुंच गईं। मुझे भी दोस्त, लेकिन हम यहां हैं। हम बैठ गए। घड़ी ने 9:47 बजे का समय दिखाया। 9 बाइवेज पर हमें सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। रोहित पहले अंदर आया। उसने ग्रे सूट, गहरे रंग की टाई पहनी थी, जैसे वह किसी शोक सभा में जा रहा हो। उसकी आंखें थकी हुई और लाल थीं, और उसके पीछे वाणी अंदर आई। लेकिन वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। वाणी ने गहरे नीले रंग का साधारण ड्रेस पहना था, बिना गले के, बिना ऊंची एड़ी के जूतों के। साधारण जूते, कम मेकअप, और उसके बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे। वह जैसे डांटी गई बच्ची लग रही थी। उसने मुझे देखा और तुरंत नजर फेर ली। दिलचस्प। नमस्ते, रोहित ने खड़खड़ाती आवाज में कहा। नमस्ते, मैंने जवाब दिया। फिर मेज के दूसरी ओर बैठ गए। डॉन हेक्टर ने मुख्य स्थान पर बैठते हुए कहा, हम यहाँ एक संपत्ति और कब्जे की स्थिति को सुलझाने के लिए हैं। हमें पता है, वाणी ने बीच में ही कहा।
उसकी आवाज़ तंज भरी थी। हमें सब पता है। मारियाना ने अपने पोर्टफोलियो से दस्तावेज निकालते हुए कहा, ओह, क्या आपको पता है कि मेरी क्लाइंट ने उस संपत्ति में एक धांसे सॉर्ट 60,000 रुपए का निवेश किया है? हाँ, और क्या आप जानते हैं कि आप तकनीकी रूप से 3 साल से बिना किराए पर रह रहे हैं? वाणी ने अपने घुटनों पर मुट्ठियां कस ली। हाँ, और मेरी क्लाइंट को तुरंत निष्कासन की कानूनी अधिकार है, बकाया किराया वसूलने का और मानसिक पीड़ा के लिए मुकदमा करने का। वाणी ने आंखें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, हमें पता है। हम सब जानते हैं। उसके बाद का सन्नाटा भारी था। रोहित ने गला खंखारते हुए कहा, माँ, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। सभी? सभी? ये सुनने में 4 घंटे लगे और हर एक ने मुझे थोड़ा और तोड़ दिया। वाणी ने आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहा, मुझे नहीं पता था। रोहित, वाणी ने कहा। नहीं, उसने कढ़ाई से कहा, तुम इसे कम मत समझो। नहीं, अब नहीं। फिर उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, माँ, मैंने सुना कि तुमने अपनी बहन से कहा था, जैसे ही वह बूढ़ी होती है या डिमेंशिया शुरू होता है, हम उसे सस्ते वृद्धाश्रम में भेज देंगे और पूरा घर अपने पास रखेंगे। क्या तुम सच में ऐसा सोचती थी? वाणी का चेहरा उतर गया। मारियाना, जैसे ही उसने खून की गंध पाई, अपने लैपटॉप को निकालने लगी। क्या आप यहाँ नोटरी के सामने रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? मेरे पास प्रमाणित प्रतियां हैं। नहीं, वाणी ने जल्दी से कहा, यह आवश्यक नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि यह जरूरी है, मारियाना ने शार्क जैसी मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि मेरी क्लाइंट के पास केवल रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि पड़ोसियों के गवाह भी हैं कि उसे कैसे ट्रीट किया गया, अपमानजनक संदेशों की तस्वीरें और मनोवैज्ञानिक शोषण और वित्तीय शोषण का विस्तृत रिकॉर्ड भी है। वाणी पूरी तरह से पीली पड़ गई। वित्तीय शोषण, मारियाना ने दोहराया। यह एक अपराध है, विशेषतः जब यह वृद्धों से संबंधित होता है। हम न केवल घर जीत सकते हैं, मैडम रुज। नहीं, वाणी अचानक खड़ी हो गई। कृपया, यह आवश्यक नहीं है। मैं जो चाहूंगी करूंगी। बैठो, रोहित ने आदेश दिया। वाणी कांपते हुए कुर्सी पर गिर गई। डॉन हेक्टर, जिसने सब कुछ चुपचाप देखा था, ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम वाणी, मैं डोना बेतरिज को पिछले 30 साल से जानता हूं। वह एक सम्मानित महिला है और आप, मुझे माफ कीजिए, आपने उनका अपमान किया। वाणी ने अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। मुझे पता है, उसने कातर आवाज में कहा। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। क्या तुम्हें खेद है? मैंने आखिरकार पूछा। मेरी आवाज उतनी ठंडी थी जितनी मैंने सोची थी। क्या तुमने मुझे अपमानित करने का खेद है, क्या तुमने पकड़ी जाने का? उसने नजर उठाई। उसकी गालों पर काजल बहे हुए थे। मुझे दोनों का खेद है, मैं निर्दोष नहीं हूं। उसने कांपते हुए सांस ली। मुझे क्रूर होने का खेद है, मुझे तुम्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करने का खेद है, और मुझे इस तरह उजागर होने का खेद है, क्योंकि इसने मुझे उस राक्षस को देखने पर मजबूर किया जिसमें मैं बदल गई। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने बहाने और स्पष्टीकरण की उम्मीद की थी, आत्मालोचना की नहीं। मैं, वाणी ने कहा, अपने आंसुओं को कांपते हाथों से पोंछते हुए, मैं गरीब में पली बड़ी थी, टोना बेतरिज, बहुत गरीब। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी एक घरेलू कामगार के रूप में काम किया, और जब मैं उस गरीबी से बाहर आई, जब मैंने अपनी करियर और स्थिति प्राप्त की, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक वही बन गई जो मैं सबसे अधिक नफरत करती थी, उन मालिकिनों की तरह जिन्होंने मेरी माँ को बुरा ट्रीट किया। उसकी आवाज पूरी तरह टूट गई। और सबसे बुरा यह है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उस औरत के साथ जिसने हमें घर दिया, जिसने मेरे बच्चों की देखभाल की, जिसने मुझे एक घर दिया। मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे बुरे रूप में थी। रोहित उसे एक दर्द और निराशा की मिश्रित दृष्टि से देख रहा था। क्यों? उसने पूछा। क्यों तुमने उसे ऐसा ट्रीट किया जब तुम जानती थी कि तुम्हारी अपनी माँ को कैसा महसूस होता था? क्योंकि मुझे डर था, वाणी ने आह भरते हुए स्वीकार किया। डर था कि बच्चे तुमसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे।
डर था कि रोहित देखेगा कि तुम एक बेहतर माँ, बेहतर रसोइया, हर चीज में मुझसे बेहतर हो। डर था कि मैं बेकार की बहू बन जाऊंगी, जिसे अपनी सास की मदद की जरूरत होती है ताकि घर चल सके। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया ताकि मुझे श्रेष्ठता का एहसास हो, यह याद दिलाने के लिए कि मैं घर की मालकिन थी, जो आदेश देती थी, सफल थी। और तुम बस हमारे साथ रहने वाली सास थी। उसने मेरी ओर मुड़कर लाल और सूजी आंखों से देखा। लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं था, ये मेरा घर था, जिसे तुमने खरीदा, जिसे तुमने बनाया। और मैं इतनी बेवकूफ, इतनी अंधी, इतनी क्रूर थी कि मैंने इसे तब तक नहीं देखा जब तक तुम चली नहीं गई। मरियाना मेरी ओर देख रही थी, मेरी इशारे की प्रतीक्षा में। मुझे पता था कि वह वाणी को कानूनी रूप से नष्ट करना चाहती थी। उसके पास ऐसा करने के लिए सब कुछ था, लेकिन वाणी की स्वीकार्यता में कुछ ऐसा था। उसकी टूटी आवाज ने मुझे रोक दिया। क्या तुम्हारी माँ जानती है कि तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया? मैंने पूछा। वाणी ने सिर हिलाया। अगर उसे पता चला तो वह मुझे नकार देगी। वह दादी को बहुत पसंद करती है। उसने हमेशा मुझसे कहा, अपनी सास के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे तुम अपनी माँ के साथ चाहोगी। स्मार्ट सलाह, मैंने ठंडे स्वर में कहा। दुर्भाग्य से तुमने इसे नहीं सुना। मुझे पता है। डॉन हेक्टर ने अपने डेस्क पर उंगलियां थपथपाईं। ठीक है, हमें व्यावहारिक स्थिति को हल करने की जरूरत है। डोंजा बीटरिज के पास 3 कानूनी विकल्प हैं। मरियाना ने मेज पर दस्तावेज फैलाए। पहला विकल्प, तुरंत बेदखली। तुम्हारे पास संपत्ति खाली करने के लिए 30 दिन है। डोंजा बीटरिज अपना घर वापस ले लेगी। वाणी का चेहरा पीला पड़ गया। दूसरा विकल्प, पूरी खरीद। तुम्हें डोंजा बीटरिज को 13,67,000 रुपए 90 दिनों के भीतर चुकाने हैं। संपत्ति का हस्तांतरण होगा। घर कानूनी रूप से तुम्हारा हो जाएगा। रोहित ने सिर हिलाया। हमारे पास यह पैसा नहीं है। तीसरा विकल्प, मरियाना ने कहा और मेरी ओर देखा। यह मेरा विचार था, जो हमने चर्चा की थी। संपत्ति का विभाजन और सहजीविता का समझौता। इसका क्या मतलब है? रोहित ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। यह पल था। इसका मतलब है कि हम कानूनी रूप से घर को विभाजित करते हैं। मैं संपत्ति का 60% रखूंगी, तुम 40% रखोगे। यह सब कानूनी रूप से नोटरी के सामने दर्ज होगा। लेकिन वाणी ने भौहें चिढ़ाईं, भ्रमित होकर। 60-40। इसका मतलब है कि घर का अधिक हिस्सा मेरे नाम पर रहेगा। लेकिन तुम लोगों के पास कुछ होगा? तुम सड़क पर नहीं रहोगे। तुम कहाँ रहोगी? रोहित ने पूछा। मैं उस घर में नहीं लौटूंगी, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं जहां हूं वहीं रहूंगी, लेकिन मेरे 60% के कुछ शर्तें हैं। मरियाना ने एक और दस्तावेज फैलाया। डोंजा बीटरिज अपने हिस्से को एक परिवार को किराए पर देगी, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से चुनेगी। किराएदार तुम्हारे साथ घर में रहेंगे, सामान्य स्थान साझा करेंगे, हर महीने 6800 रुपये किराया देंगे, जो सीधे डोंजा बीटरिज को जाएंगे। वाणी की आंखें चौड़ी हों। कहीं, क्या तुम चाहते हो कि हम अजनबियों के साथ रहें? मैंने कहा। मैं चाहती हूं कि तुम समझो कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना स्थान साझा करना कैसा लगता है, जिसे तुमने नहीं चुना। मैं चाहती हूं कि तुम असुविधा, निजी जीवन की कमी को समझो। उन लोगों के साथ विनम्र होना जो तुम्हारे घर में है। रोहित तुरंत समझ गया कि तुमने हमारे साथ कैसा महसूस किया। बिल्कुल। और दूसरी शर्त? उसने पूछा। पारिवारिक चिकित्सा? मैंने कहा। रोहित, तुम और मैं हर हफ्ते 6 महीने के लिए चिकित्सा पर जाएंगे। मैं पहले 10 सत्रों का भुगतान करूंगी। बाकी का भुगतान तुम बिना वाणी के करोगे, केवल हम दोनों। मेरे बेटे की आंखों में आंसू थे। क्या तुम ऐसा करोगी? आखिरकार, क्या तुम अभी भी हमारे रिश्ते को सुधारना चाहोगी? तुम मेरे बेटे हो, मैंने कांपती आवाज में कहा। तुमने भयंकर गलतियां की हैं। तुमने मुझे निराश किया है, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे साथ प्रयास किए बिना हार नहीं मानूंगी। रोहित खड़ा हुआ, मेज के चारों ओर घूमकर मेरे सामने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो मां, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले लगाया और उसके साथ रोई। वाणी ने अपनी कुर्सी से इसे नष्ट होते हुए देखा।
क्या मैं? उसने छोटी आवाज में पूछा। क्या मैं तुम्हारा माफी पाने के लिए कुछ कर सकती हूँ? मैंने सीधे उसकी ओर देखा। तुम मेरे घर में जो किराएदार होंगे, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर सकती हो। तुम यह समझना शुरू कर सकती हो कि तुम्हारे पास क्या है, और तुम अपने पोते पोतियों को यह सिखा सकती हो कि सम्मान कोई विकल्प नहीं है। उसने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं इसे करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। डॉन हेक्टर ने दस्तावेज तैयार किए। संपत्ति का विभाजन 60-40, मेरे हिस्से के लिए किराए के अनुबंध, सुरक्षा की धाराएं, सब कुछ कानूनी, सब कुछ मुहरबंद। जब हम उस कार्यालय से 2 घंटे बाद बाहर निकले, मैं स्वतंत्र थी, और उन्हें एक पाठ मिला जो सालों तक चलेगा। क्योंकि कभी कभी न्याय का मतलब नाश करना नहीं होता। कभी कभी यह होता है कि तुम अपने कार्यों के परिणामों के साथ जीते हो। हर एक दिन। उस नॉटरी के साथ बैठक के 2 सप्ताह बाद मैं कोयलापट्टी के एक कैफे में 42 वर्षीय विधवा, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका टेरेसा कैंपोस के साथ बैठी थी। उसके 2 बच्चे थे, 14 वर्षीय मिगुएल और 11 वर्षीय एंड्रिया। वह पिछले 3 साल से घर की तलाश कर रही थी, जब उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसे चिकित्सा के आरण चुकाने के लिए अपना अपार्टमेंट बेचना पड़ा। डोंजा बीटरिज, टेरेसा ने आशावादी आंखों से कहा, क्या आप सच में हमें अपने घर के हिस्से को किराए पर देने के लिए तैयार हैं? 2 किशोरों के साथ हम काफी शोर करते हैं। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूं, मैंने कहा, अपना कॉफी पीते हुए। और कृपया मुझे बीटरिज कहो। मैंने पूरी स्थिति समझाई। मैंने कोई झूठ नहीं कहा और न ही कोई विवरण छोड़ा। टेरेसा को पता होना चाहिए कि वह किस में जा रही थी। जब मैंने समाप्त किया, वह एक लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने आखिरकार कहा, क्या तुम चाहती हो कि मेरा परिवार और मैं तुम्हारे बेटे और बहू के लिए कि एक जीवित सबक बने? मैं चाहती हूँ, रोहित ने कहा। हमें एक अच्छा घर मिल गया है। साथ ही मेरे रिश्तेदारों को भी सहानुभूति सीखनी चाहिए। वाणी मुस्कुराई। यह तो सही लगता है। हम कब जा सकते हैं? 1 हफ्ते बाद, 1 अप्रैल को सैटेलाइट नगर में स्थानांतरण का ट्रक आया। मैंने उसकी निगरानी करने का निश्चय किया। यह मेरा अधिकार था, क्योंकि मैं सहमालिक थी। वाणी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर 10 अलग अलग भाव आए, लेकिन उसने मुस्कुराने पर खुद को मजबूर किया। सुमित्रा जी, आइए बीटरिज, उसने कहा। मुझे बीटरिज ही कहें, मैंने कहा। बीटरिज, उसने कहा, थूक निकलते हुए। मेरे पीछे थे अर्जुन, तेरसा और मिगेल। बच्चे घर को बड़ी आंखों से देख रहे थे। यह बहुत बड़ा है, मिगेल ने कहा। यह सुंदर है, वाणी ने सहमति जताई। रोहित रसोई से आया। वह नोटरी के समय से बेहतर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गिल्ट था। माँ, उसने मेरा अभिवादन किया, फिर तेरसा की तरफ देखा। आप तेरसा जी होंगी? हाँ, धन्यवाद, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। आपका स्वागत है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, वाणी ने इतना धीरे कहा कि शायद ही सुना गया। क्या कहा? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। उसने नजरें झुका ली। मुझे खेद है, ये एक अनावश्यक टिप्पणी थी। स्वागत है आपके घर में। मैंने उन्हें उनके कमरों में दिखाया, जो सहमति के अनुसार तय किए गए थे। तेरेसा के लिए एक बड़ा कमरा, मिगेल के लिए छोटा, और एंड्रिया सोफिया के साथ साझा करेगी। यह बच्चों की अपनी इच्छा थी। क्या मैं किसी के साथ साझा कर सकती हूँ? सोफिया ने कहा, जब हमने प्रस्ताव रखा। मैं हमेशा एक बहन चाहती थी। रसोई, लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया साझा होंगे। वहीं से सब कुछ दिलचस्प शुरू हुआ। उस पहले रात तेरेसा ने रात का खाना बनाया, चावल और दाल। खुशबू ने पूरे घर को भर दिया। वाणी सीढ़ियां में उतरते हुए चौंकी। यह क्या सुगंध है? रात का खाना, तेरसा ने खुशी से कहा। मैंने ज्यादा बनाया है। अब सबके साथ खाना खाने आ सकते हैं। मैंने वाणी का चेहरा देखा। यह उसकी रसोई का इशारा था कि मैंने आपको यहां खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन उसने अपनी जबान को काट लिया, क्योंकि उसे पता था कि अब यह सिर्फ उसकी रसोई नहीं थी। धन्यवाद, उसने कोशिश करते हुए कहा। यह बहुत स्वादिष्ट लगता है। सभी ने एक साथ खाना खाया। रोहित, वाणी, एमिलियानो, सोफिया,
तेरसा, मिगेल और एंड्रिया। एक पूरी टेबल पर अजनबियों का समूह जो एक साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। एमिलियानो और मिगेल वीडियो गेम्स पर बात करते हुए जुड़े। सोफिया और एंड्रिया 30 मिनट में अनिवार्य रूप से करीबी दोस्त बन गई। बच्चे वयस्कों की पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, लेकिन वाणी चुपचाप अपना खाना काट रही थी, अपनी मेज पर, असहज। और मैं लुपिता के घर में 3 किलोमीटर दूर उस दृश्य की कल्पना कर रही थी, मुस्कुराते हुए। हफ्ते बीत गए। रोहित और मैंने थेरेपी शुरू की। पहले दिन बहुत दुखदाई था। हम दोनों पूरे सत्र में रोते रहे। मैंने सब कुछ खोने दिया, उसने कहा। मैंने अपने रिश्ते को टूटने दिया क्योंकि वाणी के साथ शांति बनाए रखना आसान था, बजाय कि आपको बचाने के। और मैंने इसे होने दिया। मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अकेले रहने का डर था। मुझे डर था कि अगर मैंने विरोध किया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और मुझे कहीं नहीं जाना होगा। चिकित्सक डॉ मोंटेरो हमें सहानुभूति से देख रही थी। डर हमें असहनीय चीजें सहन करने के लिए मजबूर करता है, उसने कहा। लेकिन आपके पास पुनर्निर्माण का मौका है। धीरे धीरे सत्र दर सत्र हम इसे करने लगे। रोहित ने मुझे फोन करना शुरू किया, सिर्फ घर के मामलों या सहमति के लिए नहीं। वह मुझसे पूछता था कि मैं कैसी हूं, मैंने क्या खाया, क्या मैं अच्छे से सोई। साधारण बातें जो उसने पिछले 3 वर्षों में नहीं की थीं। एक दिन वह लुपिता के घर फूल लेकर आया। बस ऐसे ही, उसने कहा, क्योंकि तुम मेरी माँ हो और मुझे तुमसे प्यार है। मैं उन फूलों को गले लगाते हुए पूरे दिन रोती रही। इस बीच सैटेलाइट नगर में सहअस्तित्व ने कुछ खुलासे किए। तेरसा ने मुझे हमारी साप्ताहिक कॉल में सब कुछ बताया। कल वाणी नाराज हो गई क्योंकि मिगेल ने अपनी शावर में बहुत गर्म पानी इस्तेमाल किया। उसने हंसते हुए कहा। मैंने पोलाइटली याद दिलाया कि हम अपना किराया समय पर देते हैं और हमें गर्म पानी का हक है। वह लाल हो गई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। और रोहित रोहित दयालु है, मदद करता है। शनिवार को उसने मिगेल और एमिलियानो के साथ बगीचे में फुटबॉल खेला। मुझे लगता है कि वह सीख रहा है। कुछ खूबसूरत पल भी थे। एंड्रिया को गणित में दिक्कत हो रही थी। वाणी, जो पेशे से इंजीनियर थी, ने बिना किसी ने कहा उसकी होमवर्क में मदद की। धन्यवाद वाणी जी, एंड्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और वाणी, तेरसा ने मुझे बताया। वह बाद में रोने लगी क्योंकि महीनों में पहली बार किसी ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद कहा। बच्चे निश्चित रूप से इस सारी समीकरण का आसान हिस्सा थे। सोफिया की एक नई सबसे अच्छी दोस्त बन गई। एमिलियानो को एक बड़ा भाई मिला जो उसे साइकिल के ट्रिक्स सिखाता था। और दोनों अपनी मासूमियत में उन पुलों का पुनर्निर्माण कर रहे थे जो वयस्कों ने जला दिए थे। एक रविवार, 1 महीने बाद स्थानांतरण के, रोहित ने मुझे खाने के लिए बुलाया। घर पर, उसने कहा। तेरसा मूल्य बना रही है। वह कहती है कि यह तुम्हारा पसंदीदा है। मैंने संकोच किया। माँ, रोहित ने विनती की, कृपया, बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं गई। उस घर में कदम रखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं वहां पिछली रात के बाद से नहीं गई थी। सब कुछ वैसा ही दिखता था, लेकिन अलग था। फ्रिज पर एंड्रिया के चित्र, मिगेल की साइकिल बरामदे में, आवाजें, हंसी, जीवन। दादी, सोफिया दौड़कर आई और मुझे गले लगाया। तुम आ गई? एमिलियानो ने भी मुझे गले लगाया, उससे ज्यादा लंबा जो मैंने याद किया। तुम्हारी याद आई दादी। तेरसा ने मुझे गले लगाया। आओ बेटरिज, तुम्हारा घर, तुम्हारी मेज। वाणी रसोई में थी। उसने मुझे देखा और नर्वस होते हुए अपने एप्रन पर हाथ पोंछे। पीटरिज, उसने कहा, आने के लिए धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हमने एक दूसरे को देखा। 2 महिलाएं जो युद्ध में थीं। 2 महिलाएं जो अब भी दोस्त नहीं थीं, लेकिन एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व सीख रही थीं। ये खाना, मसाले की खुशबू बहुत अच्छी है, मैंने कहा। सुमित्रा ने मुझे अपनी रेसिपी सिखाई। वाणी ने स्वीकार किया। यह मेरी रेसिपी से बेहतर है। यह पहली बार था जब मैंने उसे किसी और के बारे में
यह कहते सुना कि वह उससे बेहतर कुछ कर सकता है। हम सब ने मिलकर खाना खाया। 11 लोग एक साथ मेज के चारों ओर। अर्जुन ने एक मजेदार कहानी सुनाई। सुमित्रा ने एक भजन गाया जो उसने स्कूल में सीखा था। छोटे बच्चों ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। सोफिया ने एक चित्र दिखाया जो उसने अपने नए बड़े परिवार का बनाया था। उस चित्र में हम सब थे। सुमित्रा, उसके बच्चे, रोहित, वाणी, बच्चे और मैं, बीच में एक ताज के साथ। आप रानी दादी हैं, सोफिया ने समझाया, क्योंकि आपने हमें एक साथ लाया। मैं टूट गई। मैं सबके सामने रोने लगी। रोहित ने मेरा हाथ थाम लिया। धन्यवाद मम्मी, हमें छोड़ने के लिए नहीं। धन्यवाद तुम्हें, मैंने फुसफुसाया, क्योंकि तुमने मुझे फिर से देखा। खाने के बाद वाणी ने मुझसे अकेले बात करने के लिए कहा। हम छोटे से पिछवाड़े के बाग में गए, वही जगह जहां मैं पहले कपड़े सुखाया करती थी। पीटरिज, उसने कांपती आवाज में शुरू किया, मुझे पता है कि मुझे तुमसे कुछ मांगने का हक नहीं है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अनगिनत तरीकों से चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि मैं व्यक्तिगत रूप से थेरेपी ले रही हूं। अपनी असुरक्षाओं, नियंत्रण की जरूरत, सब कुछ पर काम कर रही हूं। मैंने ईमानदारी से कहा। यह जानकर अच्छा लगा। सुमित्रा मुझे बहुत सिखा रही है। उसने जारी रखा, नम्रता के बारे में, आभार के बारे में। उसने अपने पति को खो दिया, अपना घर खो दिया, और फिर भी हर दिन मुस्कुराती है। जो उसके पास है उसके लिए आभार जताती है। मैं सब कुछ होते हुए भी शिकायत करती रही। उसने एक आंसू को पोंछा। मैं तुमसे माफी नहीं मांगती। मैं सिर्फ तुमसे यह चाहती हूं कि मुझे बेहतर बनने का मौका दो, कि तुम देखो कि मैं कोशिश कर रही हूं। मैंने उसे देखा। वह औरत जिसने मुझे अदृश्य बना दिया था, जिसने मुझे खत्म करने की योजना बनाई थी, जिसने मुझे 3 साल तक अपमानित किया था। लेकिन मैं एक टूटी हुई औरत को भी देख रही थी, जो खुद को फिर से सहेजने की कोशिश कर रही थी। माफी, मैंने कहा, मांगी नहीं जाती। ये कार्यों, समय और वास्तविक बदलाव के साथ कमाई जाती है। मुझे पता है, और मैं देखना चाहती हूं कि क्या तुम इसे कर सकती हो। उसका चेहरा उम्मीद से रोशन हो गया। सच में, सच में। लेकिन वाणी, अगर तुम फिर से घर में किसी के साथ बुरा व्यवहार करती हो, अगर तुम फिर से वही क्रूर व्यक्ति बन जाती हो जो तुम मेरे साथ थी, तो यह समझौता खत्म हो जाएगा। समझ गई? 6 महीने बाद, अक्टूबर में, सब कुछ काफी बदल गया था। रोहित और मैंने अपने रिश्ते को फिर से बनाया था। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह वास्तविक और ईमानदार था। हम हफ्ते में 2 बार मिलते थे, फोन पर बातें करते थे। वह मुझसे सच में सुझाव पूछता था, सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं। वाणी बहुत सुधार कर चुकी थी। वह अब भी गर्वित थी, लेकिन उसने संयम रखना और आभार जताना सीख लिया था। एक दिन उसने मुझे फोन किया, पेटरिच, क्या हम एक कॉफी पर मिल सकते हैं? सिर्फ हम दोनों। मैं जिज्ञासु होकर स्वीकार कर ली। हम एक तटस्थ कैफे में मिले। मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहती हूँ, वाणी ने अपनी बैग से कागज निकालते हुए कहा। मैंने बचत की है और बैंक से बात की है। मैं एक लोन ले सकती हूँ। उसने कागज मेरी ओर बढ़ाए। मैं तुम्हें 5 साल में घर का 60% खरीदना चाहती हूँ, 30,000 रुपए की मासिक किस्तों में। मैं चुपचाप पढ़ती रही। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि यह सही है, उसने सरलता से कहा। यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी निवेश है, तुम्हारा बलिदान, और हम तुम्हारी उदारता पर बहुत समय से जी रहे हैं। मैंने कहा, मैंने सोचा था कि तुम घर को मुफ्त में रखना चाहती हो। उसने स्वीकार किया। पिछले साल की वाणी यही चाहती थी। आज की वाणी चीजें कमाना चाहती है। जो वह ओज है, उसका भुगतान करना चाहती है। बिना किसी अपराध बोध के सोना चाहती है। मैंने संख्याएं देखी। यह एक उचित, बहुत उचित पेशकश थी। और सुमित्रा और उसके बच्चों को हमने अपने आधिकारिक किराएदार के रूप में रहने का प्रस्ताव दिया। अगर तुम वास्तविक अनुबंध के साथ बेचना स्वीकार करती हो, उचित किराए पर। उन्होंने स्वीकार कर लिया। बच्चे अलग नहीं होते, और सुमित्रा, सुमित्रा मेरी दोस्त बन गई, मेरी बाहरी आवाज। मैं मुस्कुराई। ठीक है, मैंने कहा, मैं स्वीकार करती हूँ।
वाणी ने राहत की सांस ली। इस मौके के लिए धन्यवाद, जब तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकती थी। मुझे तुम्हें नष्ट करके कुछ नहीं मिलता वाणी। मुझे अपनी परिवार को ठीक होते देखने में खुशी मिलती है। आज उस रात के 1 साल और 3 महीने बाद जब मैं अपनी बैग के साथ गई थी, मैं अपने छोटे किराए के अपार्टमेंट में बैठी हूँ, जो सैटेलाइट नगर के केंद्र में है। मेरी उम्र 59 साल है। मैं हर मंगलवार और गुरुवार को सामुदायिक केंद्र में बुनाई की कक्षाएं देती हूँ। मैं महीने में एक बार अपने लिए थेरेपी पर जाती हूँ। हर सुबह लुपिता के साथ टहलने जाती हूँ। रोहित हर रविवार मुझे मिलने आता है। कभी वह बच्चों को लेकर आता है, कभी वह अकेला आता है और हम साथ में खाना बनाते हैं जैसे वह बच्चा था। वाणी कभी-कभी मुझसे संदेश भेजती है, बच्चों की तस्वीरें, रेसिपीज जो उसने आजमाई हैं, छोटे इशारे जो दिखाते हैं कि वह कोशिश कर रही है। सुमित्रा और मैं करीबी दोस्त हैं। उसके बच्चे मुझे कहते हैं, आंटी बीटरिज, और हर महीने मिल रहे 8800 के किराए के साथ वाणी के भुगतान योजना के 23 दिए मुझे गरिमा, स्वतंत्रता और शांति के साथ जीने की अनुमति देते हैं। मैंने अपने परिवार को वापस पाया। पूरी तरह नहीं। कुछ घावों ने स्थायी निशान छोड़ दिए हैं, लेकिन मैंने कुछ और महत्वपूर्ण पाया है। मैंने खुद को फिर से पाया। मैंने अपना नाम, अपनी आवाज और सम्मान के साथ बर्ताव किए जाने का अधिकार प्राप्त किया। और मैंने सीखा कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण प्यार वह होता है जो आप खुद को देते हैं। पिछले हफ्ते सोफिया ने मुझे एक नया चित्र दिया। यह मुझे दिखाता है, एक घर के सामने खड़ी हुई, हाथ में एक बैग और चेहरे पर मुस्कान के साथ। नीचे उसने लिखा है, मेरी दादी बीटरिज, सबसे बहादुर औरत जिसे मैं जानती हूँ, क्योंकि उसने जानने के लिए चली गई जब उसे जरूरत थी और तब लौटी जब वह तैयार थी। मैंने इसे अपने कमरे में फ्रेम करके रखा है, क्योंकि वह 7 साल की बच्ची। वर्षों बाद मैंने वह समझा जो कई वयस्क कभी नहीं समझ पाते, कि जहां आपको दुख होता है वहां रहना प्यार नहीं है, यह एक आदत है। और उस आदत को तोड़ना, भले ही यह दर्दनाक हो, भले ही यह डराए, भले ही यह आपको स्वार्थी महसूस कराए, यह आपके लिए सबसे प्रेमपूर्ण कार्य है। आज मैं अपनी बिस्तर पर शांति से सोती हूँ, अपने स्थान में, अपनी जिंदगी में। और जब मैं आईने में देखती हूँ, अंततः मैं वह देखती हूँ जिसे मैं 3 साल से खोज रही थी। एक दृष्टिगोचर महिला, एक मूल्यवान महिला, एक मुक्त महिला। यह रविवार की शाम है। मैं कोयला पट्टी के पार्क में अपने बच्चों ईशान और सिया के साथ हूँ। हमने चाट और आइसक्रीम खरीदी है और हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। माँ, ईशान, जो अब 11 साल का है और जिसकी आवाज बदल रही है, कहता है, क्या तुम्हें उस रात जाने का अफसोस है? मैं बिना झिझक के उत्तर देती हूँ, कभी नहीं, न 1% भी, क्योंकि वहां से जाना मुझे बचाने वाला था। इसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन थी जब मैं अदृश्य नहीं थी। सिया अपनी आइसक्रीम से मुंह चढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुम अब खुश हो? मैं उसे अपनी गोद में उठाती हूँ, भले ही वह बड़ी हो गई है। अब मैं खुश हूं क्योंकि मैं वहां हूं जहां मैं रहना चाहती हूँ, न कि जहां मुझे सहन किया जाता है। रोहित मेरे लिए कॉफी लेकर आता है और मेरे पास बैठ जाता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्या हम हर रविवार ऐसा कर सकते हैं? वह कहता है, पार्क, आइसक्रीम, दादी के साथ समय। मुझे यह बहुत पसंद है। मेरा बेटा मुस्कुराता है, वह सच्ची मुस्कान जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। माँ, मैं जानता हूं कि मैं इसे बहुत कहता हूं, लेकिन धन्यवाद कि तुम हमारे साथ हार नहीं मानती, हमें सबसे कठिन सबक सिखाने के लिए। कोई बात नहीं बेटे। तुम जानते हो, पिछले हफ्ते मेरे चिकित्सक ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि जो तुमने किया वह प्रतिशोध नहीं था, यह न्याय की पुनर्स्थापना थी, क्योंकि तुमने हमें परिणामों का सामना करने का अवसर दिया बिना हमें नष्ट किए। तुमने हमें बदलने का मौका दिया। तुम्हारा चिकित्सक बहुत समझदार है। हम वहां उस पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को दौड़ते हुए देखते हैं, और मैं उन सभी महिलाओं के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने मेरी फेसबुक पोस्ट के बाद मुझसे संपर्क किया, जिन्होंने जाने का साहस पाया, जिन्होंने सीमाएं तय की,
जिन्होंने अपनी गरिमा वापस पाई। और मैं समझती हूँ कि मेरी कहानी कभी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हम सभी की थी, जो अदृश्य हैं, जो शोषित हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया और सम्मान की चिल्लर के लिए इंतजार किया। क्योंकि असली धन उस चीज में नहीं है जो आपके पास है, ये उस चीज में है जिसे आप अब अपने से नहीं छीनने देते। और मैं, पितारिका सोकोरो मेंडोजा, 59 साल की विधवा, ने अपनी आत्मा वापस पा ली है और यह कोई मुझसे नहीं छीन सकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपको आत्मसम्मान के बारे में सोचने पर मजबूर किया, या अगर आप किसी को जानते हैं जिसे इसे सुनने की जरूरत है, तो मुझे अपना कमेंट छोड़ें। मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और क्या कभी आपको यह चुनना पड़ा कि जहां आपको दुख होता है वहां रहना है या अपने लिए बचना है। यदि इस कहानी ने आपको याद दिलाया है कि अपनी गरिमा वापस पाने के लिए कभी देर नहीं होती, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ असली जीवन की कहानियां साझा करते रहेंगे, उन बहादुर महिलाओं और पुरुषों की जो खुद का सम्मान करना चुनते हैं। क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, प्रेम जिसमें सम्मान शामिल नहीं है वह प्रेम नहीं है, यह एक आदत है। और जो आदतें आपको दुख देती हैं उन्हें तोड़ने के लिए बनी हैं।